हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप देखने वाले हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया है। इसके पहले भी हमने आदिकाल, भक्तिकाल पूरा कंप्लीट कर लिया है और अब हम रीतिकाल पढ़ रहे हैं। रीतिकाल प्रकरण 1, इसे हमने सामान्य परिचय के साथ कंप्लीट कर लिया है। आज हम रीतिकाल प्रकरण 2, इसमें जो भी कवियों के परिचय के बारे में बात की गई है उसे हम देखेंगे कि किन किन कवियों का समावेश इस उत्तर मध्यकाल के रीतिकाल प्रकरण 2 के अंतर्गत किया गया है। हिंदी साहित्य को पढ़ना, हिंदी साहित्य पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी और आवश्यक है। इसीलिए अगर आप इस वीडियो तक आ गए हैं तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं कि रीतिकाल प्रकरण 2 के अंतर्गत शुक्ल जी ने किन किन चीज़ों का समावेश किया है और किन किन कवियों को लिया है। तो सबसे पहले इसके परिचय के विषय में देखेंगे कि क्या कहा जा रहा है कि हिंदी साहित्य की गति का ऊपर जो उल्लेख हुआ है, यानी सामान्य परिचय में जो कुछ भी हमने देखा है उससे रीतिकाल की सामान्य प्रवृत्ति का पता चलता है। अब इस काल के मुख्य कवियों का विवरण दिया जाता है। तो रीत ग्रंथकार कवि का परिचय इसमें हम देखेंगे। तो सबसे पहले कवि हैं चिंतामणि त्रिपाठी। चिंतामणि त्रिपाठी पहले कवि हैं। ये तिकोवापुर के रहने वाले और इनके 4 भाई थे। कौन कौन थे? चिंतामणि, भूषण, मतीराम और जटाशंकर, जिसमें से आप इन तीनों लोगों से हूबहू परिचित होंगे अगर आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी होंगे। तो चिंतामणि, भूषण और मतीराम, ये तीनों, इनका तो आपने देखा होगा कि इन तीनों भाइयों का इनका क्षेत्र लेखन ही रहा, लेकिन जटाशंकर के विषय में हमें ऐसा कुछ नहीं मिलता। देखिए क्या कहा जाता है कि चारों कवि थे। ये चारों कवि थे जिनमें प्रथम 3 तो हिंदी साहित्य में बहुत यशस्वी हुए। इनके पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी था। तो चिंतामणि 4 भाई थे, तिकोवापुर के रहने वाले थे। इनके पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी था और चारों भाई थे चिंतामणि, भूषण, मतीराम, जटाशंकर। कुछ दिन से यह विवाद उठाया गया है कि भूषण ना तो चिंतामणि और मतीराम के भाई थे, ना शिवजी के दरबार में थे। तो भूषण के विषय में भी बात आई है कि भूषण के विषय में क्या कहा जा रहा है कि ये ना तो चिंतामणि और मतीराम के भाई थे और ना शिवाजी के दरबार में थे। तो ये भी खंडन किया जाता कि शिवाजी के दरबार में भी नहीं रहते थे। पर इतनी प्रसिद्ध बात का जब तक पर्याप्त विरुद्ध प्रमाण न मिले तब तक वह अस्वीकार नहीं की जा सकती। कोई भी चीज़ हम तभी स्वीकार करते हैं जब हमें उसके विरुद्ध में या उसके पक्ष में प्रमाण मिल जाता है। प्रमाण एक ऐसी चीज़ है जिससे आप देखे होंगे कि हिंदी साहित्य में कितनी चीज़ों को नकारा जाता है। क्यों? क्योंकि उससे रिलेटेड प्रमाण जो मिलते हैं वो उस बात की तथ्य की पुष्टि नहीं करते हैं जो दिया गया रहता है। वैसे ही यहाँ पर भी पर्याप्त विरुद्ध प्रमाण ना मिलने से यह बात स्वीकार नहीं किया गया कि ये चिंतामणि और मतीराम के भाई नहीं थे। आगे है कि चिंतामणि का जन्म काल संवत 1666 के लगभग और कविता काल संवत 1700 के आसपास ठहरता है। इनका कवि कुल कल्पतरु, तो इसमें से आपको क्या क्या याद रखना है? चिंतामणि का जन्म भी याद रखना है, इनका कविता काल भी आपको याद रखना है और इनका जो सबसे फेमस ग्रंथ है कविकुल कल्पतरु नामक ग्रंथ संवत 1707 को लिखा है। इनके संबंध में कौन कहता है? शिव सिंह सरोज कहते हैं कि ये बहुत दिन तक नागपुर में सूर्यवंशी भोसला मकरंद शाह के यहाँ रहे और उन्हीं के नाम पर छंद विचार नामक पिंगल का बहुत भारी ग्रंथ बनाया और काव्य विवेक, कविकुल कल्पतरु, काव्य प्रकाश, रामायण, ये 5 ग्रंथ इनके बनाए हुए पुस्तकालय में मौजूद हैं। इनकी बनाई रामायण कवित्व और अन्य नाना छंदों में बहुत अपूर्व है।
बाबू रुद्र शाह सोलंकी, शाहजहां बादशाह और जैदी अहमद ने इनको बहुत दान दिए हैं। इन्होंने अपने ग्रंथ में कहीं कहीं अपना नाम मणिमाल भी कहा है। ये भी आपको याद रखना इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि स्वयं को मणिमाल नाम से किसने संबोधित किया, तो आपको बताना पड़ेगा कि चिंतामणि त्रिपाठी जी ने। और इनका जो 5 ग्रंथ है वो कौन कौन से हैं? काव्य विवेक, कवि कुल कल्पतरु, काव्य प्रकाश, रामायण, ये इनके 5 ग्रंथ हैं। और एक छंद विचार, ये 4 हुए, और एक छंद विचार। तो ये 5 ग्रंथ इनके हुए, ये भी आपको याद रखना है। आगे है कि ऊपर के विवरण से स्पष्ट है कि चिंतामणि ने काव्य के सब अंगों पर ग्रंथ लिखे। इनकी भाषा ललित और सानुप्रास होती थी। अवध के पिछले कवियों की भाषा देखते हुए इनकी ब्रज भाषा विशुद्ध दिखाई पड़ती है। विषय वर्णन की प्रणाली भी मनोहर है। ये वास्तव में एक उत्कृष्ट कवि थे। रचना के कुछ नमूने देखिए। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है, यह भी ध्यान रखना है कि इनकी रचना कैसी होती थी। इनकी भाषा ललित और सानुप्रास होती थी। चिंतामणि ने काव्य के सब अंगों पर लिखे हैं और इनकी ब्रज भाषा बहुत विशुद्ध दिखाई देती है। तो ये क्या लिखते हैं कि एई उदारत हैं तिन्हें, ये उदारत है तिन्हें जे परे मोह महोदिध के जल फेरे, जे इनको पल ध्यान धारे मन, ते न परे कबहू जम घेरे, राजे रमा रमनी उपधान, अभय वरदान रहे जन नेरे, हैं बलभार उदंड भरे हरि, हरि के भुजदंड सहायक मेरे। तो इस प्रकार से इन्होंने ये पंक्ति लिखी। आगे है कि एक आजु में कुंदन बेल लखी, मन मंदिर के रुचि वृंद भरे। ये कई बार एग्जाम में पंक्ति पूछी गई है, इसलिए इसे आप याद रखिए किसकी पंक्ति है। तो चिंतामणि त्रिपाठी की पंक्ति है कि एक आज में कुंदन बेल लखी, मन मंदिर की रुचि वृंद भरे, कुरबिंद के पल्लव इंदु तहाँ अरबिंदन ते मकरंद झरे, उत बुंदन के मुक्तागन होए, फल सुंदर द्वय पर आनि परे, लखियों दुति कंद आनंद कला, नंद नंद शिला द्रव रूप धरे। ये काफ़ी प्रचलित पंक्ति है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। तो इस दृष्टि से यह पंक्ति बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको इसे याद रखना है कि किसकी पंक्ति है, चिंतामणि त्रिपाठी की। आगे है कि आखिन मुदबे के मीसियान, अचानक पीठ उरोज लगावे, कहूँ मुस्काए चितय अंगराय, अनुपम अंग दिखावे, नाह छुई छलसो छतियाँ, हंसी भौह चढ़ाए आनंद बढ़ावे, जोबन के मद मत्ता तियाँ, हितसों पति को नित चित्त चुरावे। तो यह भी काफ़ी अच्छी पंक्ति है, इसे भी आप याद रखिए। नेक्स्ट कवि आते हैं बेनी। हमने किसे सबसे पहले पढ़ा, चिंतामणि त्रिपाठी को। नेक्स्ट कवि हैं बेनी। ये असनी के बंदीजन थे और संवत 1700 के आसपास विद्यमान थे। इनका कोई ग्रंथ नहीं मिलता, पर फुटकल कवित्व बहुत से सुने जाते हैं, जिससे यह अनुमान होता है कि इन्होंने नक्सिक और खष्ट ऋतु पर पुस्तकें लिखी होंगी। कविता इनकी साधारणता अच्छी होती थी, भाषा चलती होने पर भी अनुप्रास युक्त थी। 2 उदाहरण नीचे दिए जाते हैं। तो क्या है उदाहरण, देखते हैं बेनी का कि छहरें सिर पे छवि मोर पखा, उनकी नथ के मुक्था थहरें, फहरे पियरो पट बेनी इते, उनकी चुनरी के झभा झहरें, रसरंग अभिरे हैं तमाल, 2 रस ख्याल चहें लहरे, नित ऐसे स्नेह सो राधिका श्याम, हमारे हिये में सदा बिहरे, यानी हमारे हृदय में सदा विहार करें, सदा रहें। आगे है कि कवि बेनी ने नई उनई है घटा, मोरवा बन बोलत कूकन री, छहरे बिजुरिछित मंडल छोय, लहरे मन मैन भभूकन री, पहिरो चुनरी चुन के दुलही, संग लाल के झुलहू झूकन री,
ऋतु पावस यों ही बतावत हो, मरिहो फिर बावरी हुकन रे। तो ये दो पंक्तियाँ, ये दो पद्य, इनकी पंक्तियाँ आप याद रखिएगा बेनी की। और बेनी के विषय में कुछ, इनके ग्रंथ के विषय में कुछ नहीं है, आपको याद रखना है कि बेनी क्या थे, बंदी जन थे। और इनके जो पद्य हैं वो फुटकल के रूप में मिलते हैं। लगता है कि ये खष्ट ऋतु और नक्सिक का वर्णन करने वाले कवि थे, पर ये इनके जो है कोई रचना स्वतंत्र रूप से नहीं मिलती। नेक्स्ट कवि हम देखेंगे रीति ग्रंथकार कवियों के श्रृंखला में महाराज जसवंत सिंह को। महाराज जसवंत सिंह ये मारवाड़ के प्रसिद्ध महाराज थे, जो अपने समय के सबसे प्रतापी हिंदू नरेश थे और जिनका भय औरंगजेब को बराबर बना रहता था। इनका जन्म संवत 1683 में हुआ। तो आप देख रहे हैं कि महाराजा जसवंत सिंह, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि ये महाराज थे और सबसे प्रतापी हिंदू नरेश थे। इनका भय मुगल शासक, जो उस समय सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठा को प्राप्त था, सबसे ज़्यादा उसके पास सैन्य शक्ति थी, सबसे ज़्यादा संबल था, इसके बाद भी उससे इनका भय बराबर बना रहता था। इनका जन्म संवत 1683 में हुआ। वे शाहजहां के समय में ही कई लड़ाइयों पर जा चुके थे। महाराज गज सिंह के ये दूसरे पुत्र थे और इनकी मृत्यु के उपरांत संवत 1695 में गद्दी पर बैठे। इनके बड़े भाई अमर सिंह अपने उद्धत स्वभाव के कारण पिता द्वारा अधिकारच्युत कर दिए गए थे। महाराज जसवंत सिंह बड़े अच्छे साहित्य मर्मज्ञ और तत्व ज्ञान संपन्न पुरुष थे। ये लाइन आप याद रख सकते हैं कि महाराज जसवंत सिंह बड़े अच्छे साहित्य मर्मज्ञ और तत्व ज्ञान संपन्न पुरुष थे। उनके समय में राज्य भर में विद्या की बड़ी चर्चा रही और अच्छे अच्छे कवियों और विद्वानों का बराबर समागम होता रहा। महाराज ने तो स्वयं तो अनेक ग्रंथ लिखे ही, अनेक विद्वानों और कवियों से ना जाने कितने ग्रंथ लिखवाए। औरंगजेब ने इन्हें कुछ दिनों के लिए गुजरात का सूबेदार बनाया था। वहाँ से शाइस्ता खां के साथ ये छत्रपति शिवाजी के विरुद्ध दक्षिण भेजे गए थे। कहते हैं कि चढ़ाई में शाइस्ता खां की जो दुर्गति हुई वह बहुत कुछ इन्हीं के इशारे से हुई। अंत में ये अफगानों को सर करने के लिए काबुल भेजे गए, जहाँ संवत 1745 में इनका परलोकवास हुआ। तो कब इनका परलोकवास हुआ? 1747 में काबुल में। ये हिंदी साहित्य के प्रधान आचार्यों में माने जाते हैं। तो आपको ये सबसे इम्पोर्टेंट कथन है कि ये हिंदी साहित्य के प्रधान आचार्यों में माने जाते हैं और इनका भाषा भूषण ग्रंथ अलंकारों पर एक बहुत ही प्रचलित पाठ्य ग्रंथ रहा। इस ग्रंथ को इन्होंने वास्तव में आचार्य के रूप में लिखा है, कवि के रूप में नहीं। तो ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट ही आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि हिंदी साहित्य के प्रधान आचार्यों में से महाराजा जसवंत सिंह थे। इनका भाषा भूषण ग्रंथ अलंकारों पर एक बहुत ही प्रचलित पाठ्य ग्रंथ रहा। इस ग्रंथ को इन्होंने वास्तव में आचार्य के रूप में नहीं बल्कि कवि के रूप में लिखा। प्राक कथन में इस बात का उल्लेख हो चुका है कि रीतिकाल के भीतर जितने लक्षण ग्रंथ लिखने वाले हुए वे वास्तव में कवि थे। जितने भी लक्षण ग्रंथ लिखने वाले थे वे वास्तव में कवि थे और उन्होंने कविता करने के उद्देश्य से ही वे ग्रंथ लिखे थे, न विषय प्रतिपादन की दृष्टि से, ना कि वो विषय की प्रतिपादन की दृष्टि से। जैसा कि हमने केशव दास के विषय में भी पढ़ लिया है कि उन्होंने भी, उनका भी क्या रोल था कि वो भी कविता करने के ही उद्देश्य से उनके जो ग्रंथ लक्षण ग्रंथ लिखे गए थे। पर इन्होंने आचार्य बनने के लिए क्या चीज़ें जरूरी थी? विषयों का प्रतिपादन करना, तर्क संगत लिखना, उस पर जिससे तर्क किया जा सके, सिद्धांत संबंधी चीज़ों को लिखना, ये आचार्यत्व के गुण हैं, जैसा कि हमने केशवदास के विषय में देखा। आगे है कि पर महाराज जसवंत सिंह जी इस नियम के अपवाद थे। वह आचार्य की हैसियत से हिंदी साहित्य क्षेत्र में आए, कवि की हैसियत से नहीं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि ये आचार्य की हैसियत से ही आए, कवि की हैसियत से नहीं। उन्होंने अपना भाषा भूषण बिल्कुल चंद्रालोक की छाया पर बनाया, उसी की संक्षिप्त प्रणाली का अनुसरण किया। जिस प्रकार चंद्रालोक में प्राय एक ही श्लोक के भीतर लक्षण और उदाहरण दोनों का सन्निवेश है, उसी प्रकार भाषा भूषण में भी प्राय एक ही दोहे में लक्षण और उदाहरण दोनों रखे गए हैं। इससे विद्यार्थियों को अलंकार कंठ करने में बड़ा सुविधा हो गया
और भाषा भूषण हिंदी काव्य रीति के अभ्यासियों के बीच वैसा ही सर्वप्रिय हुआ जैसा कि संस्कृत के विद्यार्थियों के बीच चंद्रालोक। भाषा भूषण बहुत छोटा सा ग्रंथ है, लेकिन प्रसिद्धि के इनके कारण है, क्योंकि इसमें इन्होंने बहुत अच्छे से अलंकार के विषय में लिखा है और ये ग्रंथ चंद्रालोक, संस्कृत के चंद्रालोक ग्रंथ पर आधारित है पूरा। आगे है कि भाषा भूषण के अतिरिक्त जो ग्रंथ इन्होंने लिखा वह तत्व ज्ञान संबंधी हैं, जैसे अपरोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, आनंद विलास, सिद्धांत बोध, सिद्धांत सार, प्रबोध चंद्रोदय नाटक। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, प्रबोध चंद्रोदय नाटक। ये सब ग्रंथ भी पद्य में ही हैं, जिनसे पद्य रचना की पूरी निपुणता प्रकट होती है। पर साहित्य से जहाँ तक संबंध है, ये आचार्य या शिक्षक के रूप में ही हमारे सामने आते हैं, ऐसा शुक्ल जी का कहना है। अलंकार निपुणता की इनकी पद्धति का परिचय कराने के लिए भाषा भूषण के दोहे नीचे दिए जाते हैं। तो क्या है भाषा भूषण का दोहा, ये देखते हैं। अतियुक्त अलंकार अतियुक्त यह वर्णत अतिशय रूप। अतियुक्त अलंकार के विषय में आप देखेंगे तो क्या है, अलंकार अतियुक्त यह वर्णत अतिशय रूप। अतियुक्ति में आप देखेंगे, जाजक तेरे दानते भय कल्पतर भूप, प्रस्तापहुनुति पर्यस्त जो गुण एक और विषय आरोप, होय सुधाधर ना हिया बदन सुधाधर ओप। ये जो है इन्होंने अतियुक्ति अलंकार के विषय में लिखा है। आगे है, ये दोहे चंद्रालोक के इन स्पष्ट श्लोकों की छाया है। तो क्या है चंद्रालोक में जिससे प्रेरित होकर इन्होंने इस श्लोक को लिखा था, अतियुक्तर भुदता तथ्य शौर्यादार्द्याम वर्णनम, तो दातारि राजेंद्र याचकः कल्पसाखिनः, पर्यास्ता पहनुति यत्र धर्मात्राम निषेधयते, नायाम सुधांशु की तहरि सुधांशुम प्रेयसी मुखम। तो ये इनका चंद्रालोक का जो श्लोक था उसके आधार पर जैसे महाराज जसवंत सिंह ने अपने भाषा भूषण में अतियुक्ति अलंकार पर लिखा था। आगे है कि भाषा भूषण पर पीछे 3 टीकाएं रची गईं। अलंकार रत्नाकर नाम की टीका जिसे वंशीधर ने लिखा, ये बहुत ही फेमस टीका थी, संवत 1792 में बनाया। दूसरी टीका प्रताप शाही की और तीसरी गुलाब कवि की भूषण चंद्रिका। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भाषा भूषण पर बाद में 3 टीकाएं भी लिखी गई, अलंकार रत्नाकर और इसके बाद क्या लिखा गया, भूषण चंद्रिका, ये दोनों और एक प्रताप शाही की। तो तीन जो है टीकाएं लिखी गई। आगे नेक्स्ट कवि हैं बिहारी लाल। बिहारी लाल ये मथुरा के चौबे कहे जाते हैं और इनका जन्म ग्वालियर के पास बसुआ गोविंदपुर गांव में संवत 1660 के लगभग माना जाता है। एक दोहे के अनुसार इनकी बाल्यावस्था बुंदेलखंड में बीती और तरुणावस्था में अपने ससुराल मथुरा में आ रहे। अनुमानतः ये संवत 1720 तक वर्तमान रहे। ये जयपुर के मिर्जा राजा जयशाह महाराज जयसिंह के दरबार में रहा करते थे। कहा जाता है कि जिस समय ये कवीश्वर जयपुर पहुँचे उस समय महाराज अपनी छोटी रानी के प्रेम में इतना तल्लीन रहा करते थे कि राजकाज देखने के लिए महरों के बाहर नहीं निकलते थे। इस पर सरदारों की सलाह से बिहारी ने यह धोखा किसी प्रकार महाराज के पास भीतर भिजवाया। तो बिहारी के विषय में आप देख रहे हैं कि ये कहाँ रहते थे, ये राजा जयसिंह के दरबार में रहते थे और जयसिंह अपनी छोटी रानी के प्रेम में इतने ज़्यादा मशगूल थे कि वो अपना राजकाज भी संभालने दरबार में नहीं उपस्थित होते थे, जिससे वहाँ के सभी सरदारों ने सलाह किया कि बिहारी दास जी किसी प्रकार उन्हें बाहर लाएं। तो उन्होंने एक दोहा किसी तरीके से अंदर भिजवाया। तो दोहा क्या था कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही स्यों बध्यो, आगे कौन हवाल। कहते हैं कि इस पर महाराज निकले और तभी से बिहारी का मान बहुत अधिक बढ़ गया। महाराज ने बिहारी को इसी प्रकार के सरस दोहे बनाने की आज्ञा दी। बिहारी दोहे बनाकर सुनाने लगे, प्रति दोहे पर असरफी मिलने लगी। इस प्रकार 700 दोहे बने जो संग्रहित होकर बिहारी सतसई के नाम से प्रसिद्ध हुए। आप देखेंगे इनकी संख्या के विषय में थोड़ा मतभेद है, कहीं कहीं 719 दिया रहता है, कहीं कहीं 700 दिया रहता है। तो इस प्रकार से
बिहारी सतसई में 700 के आसपास दोहे आप याद रख सकते हैं। बिहारी की एकमात्र रचना बिहारी सतसई से ही बिहारी की इतनी उत्कृष्ट उनका स्थान रहा है। आगे है कि श्रृंगार रस के ग्रंथों में, शुक्ल जी लिखते हैं कि श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति और जितना मान बिहारी सतसई का हुआ उतना और किसी का नहीं। इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। तो ये यहाँ से यहाँ तक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कथन है जो कि शुक्ल जी के अनुसार है कि श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति और जितना मान बिहारी सतसई का हुआ उतना और किसी ग्रंथ का नहीं हुआ। इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक रत्न माना जाता है। इसकी 50 टीकाएँ रची, इस पर 50 टीकाएँ लिखी गई हैं। इन टीकाओं में 4 से 5 टीकाएँ तो बहुत प्रसिद्ध हैं। कृष्ण कवि की टीका जो कवित्वों में है, हरिप्रकाश टीका, लल्लू जी लाल की लाल चंद्रिका, सरदार कवि की टीका और सूरत मिश्र की टीका। तो इन लोगों की टीकाएँ काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हैं। बाकी लिखी गई हैं इस पर 50 टीकाएँ। इन टीकाओं के अतिरिक्त बिहारी के दोहों के भाव पल्लवित करने वाले छप्पे, कुंडलिया, सवैया आदि कई कवियों ने रचे हैं। तो इन पर सिर्फ टीकाएँ ही नहीं लिखी गई हैं कि जो दोहों में अवेलेबल हो, बल्कि इन्होंने छप्पे और कवियों ने छप्पे, कुंडलिया, सवैया भी लिखा है इनके दोहों के भाव को पल्लवित करने के लिए। पठान सुल्तान की कुंडलियाँ इन दोहों पर बहुत अच्छी है पर अधूरी है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कुछ और कुंडलियाँ रचकर पूर्ति करनी चाहिए थी, पर पंडित अंबिका दत्त व्यास ने अपने बिहार में सब दोहों के भावों को पल्लवित करके रोला छंद लगाए हैं। तो पंडित अंबिका दत्त व्यास ने इनके दोहों का क्या किया, उसे पल्लवित करने का काम किया, उसे आसान भाषा में लिखने का काम किया और रोला छंद में इन्होंने रोला छंद लगाए। पंडित परमानंद ने श्रृंगार सप्तशी के नाम से दोहों का संस्कृत में अनुवाद किया। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपसे पूछा जा सकता है कि बिहारी सतसई का संस्कृत में अनुवाद किसने किया। तो पंडित परमानंद ने श्रृंगार सप्तशती नाम से किया। यहाँ तक कि उर्दू शेरों में भी एक अनुवाद थोड़े दिन बुंदेलखंड के मुंशी देवी प्रसाद प्रीतम ने लिखा। इस प्रकार बिहारी संबंधी एक अलग साहित्य ही खड़ा हो गया। देखिए, इन्हें बहुत ज़्यादा परिमाण में लिखने की आवश्यकता नहीं थी। इन्होंने एक ही ग्रंथ लिखा, सिर्फ 700 श्लोकों का, वही इतना ज़्यादा प्रसिद्धि का कारण बना। इस प्रकार बिहारी संबंधी एक अलग साहित्य खड़ा हो गया। इतने से ही इस ग्रंथ की सर्वप्रियता का अनुमान हो सकता है कि बिहारी का सबसे उत्तम और प्रमाणिक संस्करण बड़ी मार्मिक टीका के साथ थोड़े दिन हुए प्रसिद्ध साहित्य मर्मज्ञ और ब्रजभाषा के प्रधान आधुनिक कवि बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर ने निकाला। जितने श्रम और जितनी सावधानी से संपादित हुआ, आज तक हिंदी का और कोई ग्रंथ नहीं हुआ। बिहारी ने सतसई के अतिरिक्त, देखिए यहाँ पर स्पष्ट कर दिया जा रहा है कि बिहारी सतसई के अतिरिक्त और कोई ग्रंथ ही नहीं लिखा। यही एक ग्रंथ ही उनकी इतनी बड़ी कीर्ति का आधार है। यह बात साहित्य के क्षेत्र के इस तथ्य की स्पष्ट घोषणा कर रही है कि किसी कवि का यश उसकी रचनाओं के परिमाण के हिसाब से नहीं होता, गुण के हिसाब से होता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, यहाँ तक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कथन है। आगे है कि मुक्तक कविता में जो गुण होना चाहिए वह बिहारी के दोहों में अपने चरम उत्कर्ष पर पहुँचा, इसमें कोई संदेह नहीं। मुक्तक में प्रबंध के समान रस की धारा नहीं रहती, जिसमें कथा प्रसंग की परिस्थिति में अपने को भूला हुआ पाठक मग्न हो जाता है और हृदय में एक अस्थायी भाव ग्रहण करता है। इसमें तो रस के ऐसे छींटे पड़ते हैं जिनसे हृदय कलिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है। आगे है कि यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। आपने देखा होगा ये कथन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि ये किसका कथन है, तो शुक्ल जी का कथन है बिहारी के विषय में। कहते हैं कि यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता। इसी से यह सभी समाजों के लिए अधिक उपयुक्त होता है। इसमें उत्तरोत्तर अनेक दृश्यों द्वारा संगठित पूर्ण जीवन या उसके किसी एक पूर्ण अंग का प्रदर्शन नहीं होता, बल्कि कोई एक रमणीय खंड दृश्य इस प्रकार सहसा सामने ला दिया जाता है कि पाठक या श्रोता कुछ क्षणों के लिए मंत्रमुग्ध सा हो जाता है। तो कहा क्या जा रहा है कि इनकी जो रचना है इसमें क्या है कि पूरे जीवन का
या पूरे अंग एक अंग का ही इसमें प्रदर्शन नहीं होता, बल्कि कोई एक दृश्य इसमें दिखा दिया जाता है। इनके दोहों में, एक दोहे के विषय में केवल एक दृश्य ही दिखा दिया जाता है, जिससे पाठक या श्रोता कुछ क्षणों के लिए मंत्रमुग्ध सा हो जाता है। जैसा कि आपने देखा कि राजा जय सिंह के अपने दरबार में रुचि ना लेने के कारण एक ही दोहा उन्होंने लिखकर भेजा कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही स्यों बध्यों, तो आगे कौन हवाल। इसके लिए कवि को अत्यंत मनोरम वस्तुओं और व्यापारों का एक छोटा सा स्तवक कल्पित करके उन्हें अत्यंत संक्षिप्त और सशक्त भाषा में प्रदर्शित करना पड़ता है। अतः जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी, उतनी ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। ये भी कथन किसका है? मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन है शुक्ल जी का। आगे है कि यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से वर्तमान थी, इसी से वे दोहे ऐसे छोटे छंद में इतना रस भर सके। इनके दोहे क्या हैं? रस के छींटे ही छींटे हैं। तो ये रही बिहारी के विषय में बात। इसी से किसी ने क्या कहा है? इनके विषय में कहा है कि सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर, देखन देखत में छोटे लगे और बेधे सकल शरीर। यानी इनके दोहे जो हैं पूरे शरीर को हिला कर रख देते हैं। बिहारी की रस व्यंजना का पूर्ण वैभव उनके अनुभवों के विधान में दिखाई पड़ता है। अधिक स्थलों पर तो इनकी योजना की निपुणता और उक्ति कौशल के दर्शन होते हैं, पर इस विधान से इनकी कल्पना की मधुरता झलकती है। अनुभवों और हावों की ऐसी सुंदर योजना कोई श्रृंगारी कभी नहीं कर सका है। नीचे की भाव भरी सजीव मूर्तियां देखिए तो क्या है? बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भौहन हंसे, देन कहें नटी जाए। ये तो रही एक पंक्ति। आगे है कि नासा मोर नचाई दृग, करी कका की सौह, काटे सी कसके हिए, गड़ी कटीली भौह। ललन चलुन सुन पलुन में, असुआ झलके आए, भई लखाए न सखिन हूँ, झूठे ही जमुहाए। भाव व्यंजना या रस व्यंजना के अतिरिक्त बिहारी ने वस्तु व्यंजना का सहारा भी बहुत लिया है। विशेषता शोभा या कांति, सुकुमारता, विरहता, विरह की छीड़ता आदि के वर्णन में कहीं कहीं वस्तु व्यंजना औचित्य की सीमा का उल्लंघन करके खिलवाड़ के रूप में हो गई है, जैसे इन दोहों में। तो क्या हुई है कि पत्रा की तिथि पाइये, वा घर के चौपास, नित प्रति पुण्यो रहे, आनन ओप उजास। छाले परबे के डरन, सकैन हाथ छुआए, झिझकत हिए गुलाब के, झवा झवावती पाए। इतियावत चली जात उत, चली 6-7 हाथ, चढ़ी हिडोरे सह रहे, लगी उसासन साथ। सीरे जतनिन शिशिर ऋतु, सही बिरहिनी तनताप, बसिबो को ग्रीष्म दिनन परोसनी पाप। आड़े दय आले बसन, जाड़े हूँ की राति, साहसु ककय स्नेह बस, सखी सबे ढिग जात। आगे है कि अनेक स्थानों पर इनके व्यंग्यार्थ को स्फुट करने के लिए बड़ी क्लिष्ट कल्पना अपेक्षित होती है। ऐसे स्थलों पर केवल रीति या रूढ़ ही पाठक की सहायता करती है और उसे पूरे प्रसंग का आक्षेप करना पड़ता है। ऐसे दोहे बिहारी में बहुत से हैं, पर यहाँ 2-1 उदाहरण ही पर्याप्त होंगे। तो कौन कौन से उदाहरण है कि डीठ परोसिन ईठ हवे, कहे जु गहे सयान, सबे संदेशे कही कहो, मुस्काहट में मान। नए बिरह बढ़ती बिथा, खरी बिकल जिय बाल, बिलखी देखी परोसनियो, हरसी हंसी तिह काल। इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि बिहारी का गागर में सागर भरने का जो गुण इतना प्रसिद्ध है, वह बहुत कुछ रूढ़ि की स्थापना से ही संभव हुआ। यदि नायिका भेद की प्रथा इतने जोर शोर से ना चल गई होती तो बिहारी को इस प्रकार की पहेली बुझाने का साहस नहीं होता। अलंकारों की योजना भी इस कवि ने बड़ी निपुणता से की है। किसी कवि दोहे में कोई अलंकार उलझ पड़े हैं, किसी दोहे में कई अलंकार उलझ पड़े हैं, पर उनके कारण कहीं भद्दापन नहीं आया। असंगति और विरोधाभास की ये मार्मिक और प्रसिद्ध पंक्तियां कितनी अनूठी हैं। तो कौन सी पंक्ति है कि दृग अरुझत टूटत कुटुम, जुरत चतुर चित प्रीति। दृग अरुझत टूटत कुटुम, जुरत चतुर चित प्रीत।
परति गांठ दुर्जन हिये, दई 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 नई यह रीति। तंत्री नाद कविता रस, सरस राग रतिरंग, अन बूढ़े बूढ़े तिरे, जे बूढ़े सब अंग। दोहे एक जगह व्यंग अलंकार भी अच्छे ढंग से आए हैं। इस दोहे में रूपक व्यंग है। तो क्या है कि करे चाह सो चुटक की कह, खरे उड़ाऊ हैं मैन, लाज नवाए तर फरत, करत खूंद सी नैन। आगे है कि श्रृंगार के संचारी भावों की व्यंजना भी ऐसे मर्म स्पर्शनीय है कि कुछ दोहे सहृदयों के मुंह से बार बार सुने जाते हैं। इस स्मरण में कैसी गंभीर तन्मयता है। तो कैसी गंभीर तन्मयता है इसके विषय में देखते हैं कि सघन कुंज छाया सुखद, सघन कुंज छाया सुखद, शीतल सुरभि समीर, मन हवे जात अजों वह, वही जमुना के तीर। तो ये रहा इनकी जो गंभीर तन्मयता है उसके विषय में कि सघन कुंज छाया सुखद, शीतल सुरभि समीर, मन हवे जात अजों वह, वही जमुना के तीर। आगे है कि विशुद्ध काव्य के अतिरिक्त बिहारी ने सूक्तियां भी बहुत सी कही हैं जिनमें बहुत सी नीति संबंधनी है। सूक्तियों में वर्णन वैचित्र या शब्द वैचित्र ही प्रधान रहता है, अतः उनमें से कुछ एक की ही गणना असल काव्यों में हो सकती है। केवल शब्द वैचित्र के लिए बिहारी ने बहुत कम दोहे रचे हैं। कुछ दोहे यहाँ दिए जा रहे हैं। क्या है दोहे जो इनकी नीति संबंधनी है कि यद्यपि सुधर सुघर पुनि सगुणो दीपक देह, तो प्रकाश करे तितो भरिये जितो स्नेह। कनक कनक ते 100 गुने, मादकता अधिकाय, वह खाए बौराय नर, यह पाए बौराय। तो पर वारो उर्वशी, सुनी राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी, हवे उर्वशी समान। तो ये दोनों दोहे आपने बहुत अधिक बार पढ़ा होगा। इसे तो आप देखते हैं अलंकारों में सदैव प्रयोग होता है कि कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, वह खाए बौराय नर, यह पाए बौराय। तो अनुप्रास अलंकार की इस उक्ति को आप कई बार एग्जाम में देख चुके होंगे और कई बार आप इसके पहले भी पढ़ चुके होंगे। आगे है कि बिहारी के बहुत से दोहे आर्या सप्तशती और गाथा सप्तशती की छाया लेकर बने हैं। इस बात को पंडित पद्म सिंह शर्मा ने विस्तार से दिखाया है, पर साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि बिहारी ने गृहीत भावों को अपनी प्रतिभा के बल से किस प्रकार एक स्वतंत्र और कहीं कहीं अधिक सुंदर रूप दे दिया है। बिहारी के विषय में आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। जो भी इसमें इंपॉर्टेंट कथन हम बताते हुए चल रहे हैं उसे भी आपको देखना है, इंपॉर्टेंट पंक्तियों को भी इनके ध्यान में रखना है। बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है, वाक्य रचना व्यवस्थित है और शब्दों के रूप का व्यवहार एक निश्चित प्रणाली पर है। यह बात बहुत कम कवियों में पाई जाती है। ब्रज भाषा के कवियों में शब्दों को तोड़ मरोड़ कर विकृत करने की आदत बहुतों में पाई जाती है। भूषण और देव ने शब्दों का बहुत अंग भंग किया और कहीं कहीं गढ़ंत शब्दों का व्यवहार किया। बिहारी की भाषा इस दोष से भी बहुत कुछ मुक्त है। दो एक स्थल पर ही स्मर के लिए समर ऐसे कुछ विकृत रूप मिलेंगे जो यह भी नहीं जानते कि क्रांति को संक्रमण या संक्रमण भी कह सकते हैं। अच्छ साफ के अर्थ में संस्कृत शब्द है, रोज रुलाई के अर्थ में आगरे के आसपास बोला जाता है और कबीर जैसी आदि द्वारा बराबर व्यवहृत हुआ है। सोन जाई शब्द स्वर्ण जाति से निकला है, जूही से कोई मतलब नहीं। संस्कृति में वारी और वार दोनों शब्द हैं और वार्ध का अर्थ भी बादल है। मिलान पड़ाव या मुकाम के अर्थ में पुरानी कविता में भरा पड़ा है। चलती ब्रज भाषा में पिछनाना रूप ही आता है। खटकती का रूप बहुवचन में भी यही रहेगा। यदि 50 शब्द उनकी समझ में ना आए तो बेचारे बिहारी का क्या दोष है। तो इसमें सबसे पहली लाइन इस पैराग्राफ का आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है कि बिहारी की भाषा चलती ना होने पर भी साहित्यिक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन है। बिहारी ने यद्यपि लक्षण ग्रंथ के रूप में अपनी सतसई नहीं लिखी है, पर नक्सिक नायिका भेद खष्ट ऋतु के अंतर्गत उनके सब श्रृंगारी दोहे आ जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि बिहारी ने सब लक्षण ग्रंथों के आधार पर रचना नहीं की है, पर जो इन्होंने रचना की है वो सभी नक्सिक नायिका भेद और खष्ट ऋतु के अंतर्गत आ जाते हैं।
कई टीकाकारों ने दोहों को इस प्रकार के साहित्यिक क्रम के साथ भी रखा है। जैसा कि कहा जा चुका है कि दोहों को बनाते समय बिहारी का ध्यान लक्षणों पर अवश्य था, इसीलिए हमने बिहारी को रीति काल के फुटकल दोहे के कवियों में न रख उक्त काल के प्रतिनिधि कवियों में ही रखा है। तो आप देखेंगे इनकी रचना बहुत अधिक नहीं है, एक ही रचना है। इसके बाद भी इनको फुटकल कवियों के बीच में क्यों नहीं रखा गया, इन्हें प्रतिनिधि कवियों में क्यों रखा गया? तो उसका कारण इस पैराग्राफ में आपको स्पष्ट कर दिया गया है। आप अच्छे से इस पैराग्राफ को देखिए, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि बिहारी के फुटकल रचना होने के बावजूद भी बिहारी रीतिकाल के फुटकल कवियों में स्थान क्यों नहीं ग्रहण करते, उन्हें प्रतिनिधि कवियों में स्थान क्यों दिया जाता है। आगे है कि बिहारी की कृति का मूल्य जो बहुत अधिक आंका गया है, उसे अधिकतर रचना की बारीकी या काव्यांगों के सूक्ष्म विन्यास की निपुणता की ओर ही मुख्यतः दृष्टि रखने वाले पारखियों के पक्ष से समझना चाहिए, उनके पक्षों से समझना चाहिए जो किसी हाथी दांत के टुकड़े पर महीन बेल बूटे देख वाह घंटों वाह वाह की अर्थ करते हैं। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पर जो हृदय के अंतस्थल पर मार्मिक प्रभाव चाहते हैं, किसी भाव की स्वच्छ निर्मल धारा में कुछ देर अपना मन मगन रखना चाहते हैं, उनका संतोष बिहारी से नहीं हो सकता। बिहारी का काव्य हृदय में किसी ऐसे लय या संगीत का संचार नहीं करता जिसकी स्वाधारा कुछ काल तक गूंजती रहे। यदि घुले हुए भावों का अभ्यंतर प्रवाह बिहारी में होता तो एक दोहे पर ही संतोष ना करते। मार्मिक प्रभाव का विचार करें तो देव और पद्माकर के कवित्व सवैयों का सब गूंजने वाला प्रभाव बिहारी के दोहे में नहीं दिखाई पड़ता। तो ये रही देव और पद्माकर से तुलना, जो कि उनसे ये बताया जा रहा कि अगर इन्हें इतना क्या कहा जा रहा कि इनके भावों का अभ्यंतर प्रवाह बिहारी में होता तो क्या होता है कि वो एक दोहे पर संतोष नहीं करते बल्कि उसके क्रम में और भी अधिक लिखते। तो ये रही बिहारी के विषय में बात। और दूसरी बात क्या है कि भावों का बहुत उत्कृष्ट और उदात्ता स्वरूप बिहारी में नहीं मिलता। कविता उनकी श्रृंगारी है पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती है। ये कथन है शुक्ल का। शुक्ल जी का है। तो इस प्रकार से बिहारी के विषय में आपने देखा कि इसमें बहुत अधिक कथन है। इनकी रचना के विषय में तो आपको पता है मात्र एक ही रचना है, लेकिन कथन इनके विषय में बहुत अधिक है। तो आप इसे बहुत अच्छे से देखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से बिहारी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट कवि हैं मंडन। मंडन ये जैतपुर बुंदेलखंड के रहने वाले थे और 1716 में राजा मगध सिंह के दरबार में वर्तमान थे। इनके फुटकल कवित्व सवैये बहुत सुने जाते, पर कोई ग्रंथ अब तक नहीं प्रकाशित हुआ। पुस्तकों की खोज में इनके 5 ग्रंथों का पता लगता है। तो क्या है? रस रत्नावली, रस विलास, जनक पचीसी, जानकू जू का ब्याह, नयन पचासा। प्रथम 2 ग्रंथ रस निरूपण हैं, यह उनके नामों से ही प्रकट होता है। संग्रह ग्रंथों में इनके कवित्व सवैये बराबर मिलते हैं। जय जय सुखद दुखद अब तेई, ते कवि मंडन बिछुरत जदुपत्ति, यह पद भी इनका मिलता है। इससे जान पड़ता है कि कुछ पद भी इन्होंने रचे थे। जो पद इनके मिलते हैं उनसे ये बड़े सरस कल्पना के भाव कवि जान पड़ते हैं। तो ये किसके बारे में है? जो पद इनके मिलते हैं उनसे ये बड़ी सरस और कल्पना के भाव कवि जान पड़ते हैं। तो ये मंडन के विषय में है। भाषा इनकी बड़ी स्वाभाविक चलती और व्यंजनापूर्ण होती थी, उसमें और कवियों का सा शब्द आडंबर नहीं दिखाई पड़ता। तो ये पूरा का पूरा कथन ही आप अच्छे से याद रख लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मंडन के विषय में बहुत अधिक नहीं है, इनके विषय में बस बहुत थोड़ा सा है। तो मंडन का यह सवैया देखिए। अली हों तो गई जमुना जल को, सो कहाँ कहो वीर विपत्त परी। घहराय के कारी घटा मुनई, यतनेई में गागर शीस धरी। रपट्यो पग घाट चढ़्यो न गयो, कभी मंडन होय के बिहाल गिरी। चिरजीवहि नंद के बारो अरी, गही बाह गरीब न ठाढ़ी करी। ये इनकी सवैया है मंडन का। नेक्स्ट कवि हम देखेंगे मतीराम। जैसा कि आपको पता है चिंतामणि त्रिपाठी के भाई हैं। ये रीतिकाल के मुख्य कवियों में हैं। चिंतामणि तथा भूषण के भाई परंपरा से प्रसिद्ध हैं।
ये तिकोवापुर जिला कानपुर में संवत 1674 के लगभग उत्पन्न हुए थे और बहुत दिनों तक जीवित रहे। ये बूंदी के महाराव भाव सिंह के यहाँ बहुत काल तक रहे और उन्हीं के आश्रय में अपना ललित लालाम नामक अलंकार का ग्रंथ संवत 1700 से 16 और 1745 के बीच किसी समय बनाया। इनका छंदसार नामक पिंगल ग्रंथ महाराज शंभुनाथ सोलंकी को समर्पित है। इनका परम मनोहर ग्रंथ रसराज किसी को समर्पित नहीं है। इसके अतिरिक्त इनके दो और ग्रंथ हैं, साहित्यसार और लक्षण श्रृंगार। बिहारी सतसई के ढंग पर इन्होंने एक मतिराम सतसई भी बनाई जो हिंदी पुस्तकों की खोज में मिली है। इसके दोहे सरसता में बिहारी के दोहे के समान हैं। आगे है कि मतीराम की रचना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसकी सरलता अत्यंत स्वाभाविक है। ना तो उसमें भावों की कृत्रिमता है, न भाषा की। शब्दाडंबर से सर्वथा मुक्त है। केवल अनुप्रास के चमत्कार के लिए आसक्त शब्दों की भर्ती कहीं नहीं है। जितने शब्द और वाक्य हैं वे सब भाव व्यंजना में ही प्रयुक्त हैं। रीति ग्रंथ वाले कवियों में इस प्रकार की स्वच्छ चलती और स्वाभाविक भाषा कम कवियों में मिलती है, पर कहीं कहीं वह अनुप्रास के जाल में बेतरह जकड़ी पाई जाती है। सारांश यह है कि मतीराम किसी रस स्निग्ध और प्रसादपूर्ण भाषा रीति का अनुसरण करने वालों में बहुत कम मिलती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कथन है, लेकिन ये पूरा का पूरा पैराग्राफ ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मतीराम का। इसमें से कहीं से भी किसी भी लाइन से कथन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे है कि भाषा के समान मतीराम के ना तो भाव कृत्रिम है, न व्यंजक व्यापार और चेष्टाएं। तो बताया जा रहा है कि भाषा के समान ही मतीराम के भाव भी कृत्रिम नहीं है, ना ही इनके व्यंजक व्यापार और चेष्टाएं। भावों को आसमान पर चढ़ाने और दूर की कौड़ी लाने के फेर में ये नहीं पड़े हैं। नायिका के विरह ताप को लेकर बिहारी के समान मजाक इन्होंने नहीं किया है। भाव व्यंजक व्यापारों की श्रृंखला सीधी और सरल है, बिहारी के समान चक्करदार नहीं है। बिहारी से इनकी तुलना की जा रही है। वचन वक्रता भी इन्हें बहुत पसंद ना थी। शब्द वैचित्र्य को ये वास्तविक काव्य से पृथक वस्तु मानते थे। उसी प्रकार ख्याल की झूठी बारीकी को भी। इनका सच्चा कवि हृदय था। ये भी पूछा जा सकता, सच्चा कवि हृदय किसका था? तो ये था मतीराम का। ये यदि समय की प्रथा के अनुसार रीति की बधी लीकों पर चलने के लिए विवश ना होते, अपनी स्वाभाविक प्रेरणा के अनुसार चलने पाते, तो और भी स्वाभाविक और सच्ची विभूति दिखाते। इसमें कोई संदेह नहीं। तो यहाँ से भी ये इम्पॉर्टेंट है कथन। भारतीय जीवन से छांट कर लिए हुए इनके मर्मस्पर्शी चित्रों में जो भाव भरे हैं वे समान रूप से सबकी अनुभूति के अंग हैं। ये कथन इम्पॉर्टेंट था। आगे हम देखेंगे कि क्या है कि रसराज और ललित लालाम, मतीराम की ये दो ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध हैं। यही आपको ये दो याद रखना, पहला रसराज, दूसरा ललित लालाम। क्योंकि रस और अलंकार की शिक्षा में इनका उपयोग बराबर होता चला आया है। वास्तव में अपने विषय की ये अनुपम ग्रंथ है। उदाहरणों की रमणीयता से अनायास रसों और अलंकारों का अभ्यास होता चलता है। रसराज का तो कहना ही क्या है। ललित लालाम में भी अलंकारों के उदाहरण बहुत सरस और स्पष्ट हैं। इसी सरसता और स्पष्टता के कारण ये दोनों ग्रंथ इतने सर्वप्रिय रहे हैं। रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों में पद्माकर को छोड़ और किसी कवि में मतीराम की सी चलती भाषा और सरल व्यंजना नहीं मिलती। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कथन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों में पद्माकर को छोड़ और किसी कवि में मतीराम की सी चलती भाषा और सरल व्यंजना नहीं मिलती। ये कथन है शुक्ल जी का। बिहारी की प्रसिद्धि का कारण बहुत कुछ वाग वैदग्ध है। यहाँ दूसरी बात कहते हैं। दूसरी बात यह है कि उन्होंने केवल दोहे कहे हैं, इससे उनमें वह नाद सौंदर्य नहीं आ सका जो कवित्व सवैयों की लय के द्वारा संगठित होता है। बिहारी के विषय में ये भी शुक्ल जी कहते हैं कि बिहारी के प्रसिद्धि का बहुत कुछ कारण क्या है? वाग वैदग्ध। आगे है कि मतीराम की कविता के कुछ उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं। तो क्या है कि कुंदन को रंग फीको लगे, झलके अति अंगन चारु गोराई, आँखिन में अलसान, चितौनी में मंजू बिलसान की सरसाई, को बिन मोल बिकात नहीं, मतीराम लहे मुस्कान मिठाई, ज्यों ज्यों निहारिये नेरे हवे नयनन, त्यों त्यों खरी निकरे सी निकाई, क्यों इन आँखिन सो निःशंक, हवे मोहन को तन पानी पे पीजे, नेकु निहारे कलंक लगई यही, गाँव बसे कहूँ कैसे क जीजे।
होत रहे मन यो मति राम, कहूँ बन जाए बड़ो तप कीजे, हवे बन माल हिये लगिए अरु, हवे मुरली अधराधर अधरा रस पीजे। तो ये इनकी पंक्ति है। और नेक्स्ट है मतिराम की, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि केली के रात अघाने नहीं, दिन ही में लला पुनि घात लगाए, प्यास लगी को पानी दजइयो, भीतर बैठ के बात सुनाए, जेठी पठाई गई दुलही, हसिहेरी हरे मतिराम बुलाई, कान्ह के बोल पे कान न दीन्ही, सुगेह के देहरि पै धरि आई। दो आनंद सो आंगन माझ बिराजे, अषाढ़ की सांझ सुहाई, प्यारी के बूझत और तिया को, अचानक नाम लियो रसिकाई, आई उनय मुँह में हंसी, कोहि तिया पुनि चाप सी भौह चढ़ाई, आँखिन ते गिरे आंसुन के बूंद, सुहास गयो उड़ी हंस की नाई। सुबन को मेट दिल्ली देश दलिबो को चमू, सुभट समूह निस वाकी उमहति हैं, कहे मतिराम ताहि रोकिबो को संगर में, काहू के न हिम्मत हिये में उलहति हैं। शत्रुसाल नंद के प्रताप की लपट सब, गर्भ गनीम बरगीन को दहती हैं, पति पति साह की इज्जत उम रामन की, राखी रया राव भाव सिंह की रहती हैं। तो इस प्रकार से ये पद्य हैं जो कि कवित्त सवैयों में लिखे गए हैं। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट कवि भूषण। भूषण वीर रस के ये प्रसिद्ध कवि चिंतामणि और मतिराम के भाई थे। इनका जन्म काल संवत 1670 है। चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी थी। तो ये भी आपको याद रखना है कि भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दी थी? राजा रुद्र ने। तभी से ये भूषण के नाम से ही प्रसिद्ध हो गए। इनका असली नाम क्या था इसका पता नहीं। ये कई राजाओं के यहाँ रहे। अंत में इनके मन के अनुकूल आश्रयदाता जो इनके वीर काव्य के नायक हुए छत्रपति महाराज शिवाजी मिले। पन्ना के महाराज छत्रसाल के यहाँ भी इनका बड़ा मान हुआ। कहते हैं कि महाराज छत्रसाल ने इनकी पालकी में अपना कंधा लगाया था, जिस पर इन्होंने कहा था, क्या कहा था कि शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को। ऐसा प्रसिद्ध है कि इन्हें एक छंद पर शिवाजी से लाखों रुपए मिले। इनका परलोकवास संवत 1772 में माना जाता है। तो रीतिकाल के भीतर श्रृंगार रस की ही प्रधानता रही। कुछ कवियों ने अपने आश्रयदाताओं की स्तुति में, उनके प्रताप आदि के प्रसंग में उनकी वीरता का भी थोड़ा बहुत वर्णन अवश्य किया, पर वह शुष्क प्रथा पालन के रूप में ही होने के कारण ध्यान देने योग्य नहीं है। ऐसे वर्णनों के साथ जनता की हार्दिक सहानुभूति कभी नहीं हो सकती थी। पर भूषण ने जिन दो नायकों की कृति को अपना वीर काव्य का विषय बनाया, वो अन्याय दमन में तत्पर हिंदू धर्म के संरक्षक दो इतिहास प्रसिद्ध वीर थे। उनके प्रति भक्ति और सम्मान की प्रतिष्ठा हिंदू जनता के हृदय में उस समय भी थी और आगे भी बराबर बनी रही या बढ़ती गई। इसी से भूषण के वीर रस के उद्गार सारी जनता के हृदय के संपत्ति हुए। ये कथन इम्पॉर्टेंट है। भूषण की कविता कवि कीर्ति संबंधी एक अविचल सत्य का दृष्टांत है। जिसकी रचना को जनता का हृदय स्वीकार करेगा, उस कवि की कीर्ति तब तक बराबर बनी रहेगी जब तक स्वीकीर्ति बनी रहेगी। क्या संस्कृत साहित्य में, क्या हिंदी साहित्य में सहस्रों कवियों ने अपने आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा में ग्रंथ रचे जिनका आज पता तक नहीं। पुरानी वस्तु खोजने वालों को ही कभी कभी किसी राजा के पुस्तकालय में, कहीं किसी घर के कोने में उनमें से दो चार इधर उधर मिल जाती हैं। जिस भोज ने दान देकर इतनी तारीफ कराई, उसके चरित्र काव्य भी कवियों ने लिखे होंगे, पर उन्हें आज कौन जानता है। शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णनों को कोई कवियों की झूठी खुशामद नहीं कह सकता। मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन है शुक्ल जी का कि शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णनों को कोई कवियों की झूठी खुशामद नहीं कह सकता। वो इतने वीर वास्तव में थे ही कि उनके विषय में जो भी कहा जाए वो कम है। अगर उनकी वीरता का वर्णन भूषण ने किया है तो कहने का मतलब ये है कि वो सिर्फ अपने राजाओं को खुश करने के लिए नहीं किया है, बल्कि उनमें वो सामर्थ्य था
कि भूषण ने जो कहा है वो सत्य कहा है, वो सिर्फ प्रशंसा नहीं है। वे आश्रयदाताओं की प्रशंसा की प्रथा के अनुसरण मात्र नहीं है। इन दो वीरों का जिस उत्साह के साथ सारी हिंदू जनता स्मरण करती है, उसी की व्यंजना भूषण ने की है। वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं। जैसा कि आरंभ में कहा गया है कि शिवाजी के दरबार में पहुंचने के पहले वे और राजाओं के पास भी रहे। उनके प्रताप आदि की प्रशंसा भी उन्हें अवश्य ही करनी पड़ी होगी, पर वह झूठी थी, इसी से टिक ना सकी। पीछे भूषण को अपनी उन रचनाओं से विरक्त ही हुई होगी। इनके शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक ये ग्रंथ ही मिलते हैं। इसके अतिरिक्त 3 ग्रंथ और कहा जाता है, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास, भूषण हजारा। तो इस प्रकार ये 6 ग्रंथ काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भूषण के शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक और अन्य 3 ग्रंथ हैं भूषण उल्लास, दूषण उल्लास, भूषण हजारा। जो कविताएं इतनी प्रसिद्ध हैं उनके संबंध में यह कहना है कि वह कितनी ओजस्विनी और वीर दर्पपूर्ण है, यह पृष्ठ पेषण मात्र होगा। यहाँ इतना ही कहना आवश्यक है कि भूषण वीर रस के ही कवि थे। इधर इनके 2-4 कवित्व श्रृंगार के भी मिले हैं, पर वह केवल गिनती के योग्य हैं। तो जितने अगर परिमाण में रचना होती है उसी के आधार पर उस कवि की विशेषता मानी जाती है। अगर वीर रस कवियों ने अधिक लिखा है तो वीर रस के कवि, अगर श्रृंगार लिखा है अधिक तो श्रृंगार, यही बातें यहाँ कही जा रही। रीतिकाल का कवि होने के कारण भूषण ने ना तो प्रधान ग्रंथ शिवराज भूषण अलंकार के ग्रंथ के रूप में बनाया, पर रीति ग्रंथ की दृष्टि से अलंकार निरूपण के विचार से यह उत्तम ग्रंथ नहीं कहा जा सकता। लक्षणों की भाषा भी स्पष्ट नहीं है और उदाहरण भी कई स्थलों पर ठीक नहीं है। भूषण की भाषा में उसकी मात्रा तो पूरी है, पर वह अधिकतर अव्यवस्थित है। तो क्या कहा जा रहा है, भूषण की भाषा में ओज की मात्रा तो पूरी है, पर वह अधिकतर अव्यवस्थित है। व्याकरण का उल्लंघन प्राय है और वाक्य रचना भी कहीं कहीं गड़बड़ है। इसके अतिरिक्त शब्दों के रूप भी बहुत बिगाड़े गए हैं और कहीं कहीं बिल्कुल गढ़ंत के शब्द रखे गए हैं। पर जो कवित्व इन दोनों से मुक्त है वह बड़े ही सशक्त और प्रभावशाली हैं। कुछ उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं। तो क्या है जो कवित्व है, कहते हैं कि इंद्र जिम जम्भ पर बाणव सुअंभ पर, इंद्र जिम जम्भ पर बाणव सुअंभ पर, रावण संधभ पर रघुकुल राज है, पौन वारी वाह पर शंभुरति नाह पर, ज्यों सहस्र बाहु पर राम ध्वज राज है, दावा द्रुम दंड पर चीता मृग झुंड पर, भूषण बितुंड पर जैसे मृग राज हैं, तेजतम अंश पर कान जिम कंस पर, त्यों मलेक्ष वंश पर शेर शिव राज हैं, दाढ़ी के रखैन की दाढ़ी सी रहती छाती, बाढ़ी मर जाद जस हद हिंदुआने की, कढ़ गई रैत के मन की कसक सब, मिट गई ठसक तमाम तुर काने की, भूषण भनत दिल्ली पति दिल धाक धाक, सुनी सुनी धाक शिव राज मर दाने की, मोटी भई चंडी बिन चोटी के चबाए शीस, खोटी भई संपत्ति चकत्ता के घराने की, सबन के ऊपर ही ठाड़ो रहबे के जोग, ताहि खरो कियो जाए जारन के नियरे, जान गैर मिसिल गुसिले गुसाधारी उर, किन्हों न सलाम न बचन बोले सियरे, भूषण भनत महावीर बलकन लाग्यो, सारी पात शाही के उड़ाए गए जियरे, तमकते लाल मुख शिवा को निरखी भयो, स्याह मुख नौरंग सिपाह मुख पियरे। आगे है कि दारा की न दौर यह रार नहीं खजबू की, बात भी नहीं है कैदो मीर सहवाल को। यह भी पूछा जा चुका है एग्जाम में कि किसकी पंक्ति है, तो आपको याद रखना है कि भूषण की। मठ विश्वनाथ को न बास ग्राम गोकुल को, देवी को न देहरा न मंदिर गोपाल को, गाढ़े गढ़ लीने अरु बैरी कतलाम किन्हें, ठौर ठौर हासिल उगाहत हैं साल को, बूढ़त हैं दिल्ली सो संभारे क्यों न दिल्ली पति। ये भी कई बार पूछा गया है। धक्का आने लागे शिव राज महाकाल को, चकित चकत्ता चौकी चौकी उठे बार बार, दिल्ली दहसत चिते चाहि करसती हैं, बिलखत बनन बिलखत विजयपुर पति।
फिरत फिरंगिन की नारी फरकत है, थर थर कांपत कुदुम्ब शाही गोलकुंडा, हहरि हबस भूप भीर भरकत है। राजा शिवराज के नगारन की धाक सुनी, केते बाद साहन की छाती धार कति है। तो इस प्रकार से ये इनके रचनाएं थी जिसे हमने देखा। अब आगे हम देखेंगे नेक्स्ट कवि हैं कुलपति मिश्र। कुलपति मिश्र नेक्स्ट कवि हैं। ये आगरा के रहने वाले हैं, मथुरा चौबे थे और महाकवि बिहारी के भांजे प्रसिद्ध हैं। ये कौन प्रसिद्ध है? महाकवि बिहारी के भांजे के रूप में। इनके पिता का नाम परशुराम मिश्र था। कुलपति जी जयपुर के महाराज जयसिंह के पुत्र महाराज राम सिंह के दरबार में रहते थे। जैसा कि आपको पता है कि बिहारी किसके दरबार में रहते थे? राजा जयसिंह के। इनके रस रहस्य का रचना काल कार्तिक कृष्ण 11 संवत 1727 है। अब तक इनका यही ग्रंथ प्रसिद्ध और प्रकाशित है, पर खोज में इनके निम्नलिखित ग्रंथ और मिले हैं। तो क्या है? द्रोण पर्व युक्त तरंग तरंगिणी नखसिक संग्रहसार गुण रहस्य। अतः इनका कविता काल 1724 से 1743 के बीच ठहरता है। आगे है कि रीतिकाल के कवियों में ये संस्कृत के अच्छे विद्वान थे। कुलपति मिश्र के विषय में बात हो रही है कि ये संस्कृत के अच्छे विद्वान थे। इनका रस रहस्य मम्मट के काव्य प्रकाश का छायानुवाद है, ये इम्पोर्टेंट है। साहित्य शास्त्र का अच्छा ज्ञान रखने के कारण इनके लिए यह स्वाभाविक था कि प्रचलित लक्षण ग्रंथों की अपेक्षा अधिक प्रौढ़ निरूपण का प्रयत्न करें। इसी उद्देश्य से इन्होंने अपना रस रहस्य लिखा। शास्त्रीय निरूपण के लिए पद्य उपयुक्त नहीं होता, इसका अनुभव इन्होंने किया। इससे कहीं कहीं कुछ गद्य वार्तिक भी रखा, पर गद्य परिमार्जित न होने के कारण जिस उद्देश्य से इन्होंने अपना यह ग्रंथ लिखा वह पूरा ना हुआ। इस ग्रंथ का जैसा प्रचार चाहिए था ना हो सका। जिस स्पष्टता से काव्य प्रकाश में विषय प्रतिपादित हुए हैं वह स्पष्टता इनके ब्रज भाषा गद्य पद्य में न आ सकी। कहीं कहीं तो भाषा और वाक्य रचना दुरूह बन गई। ये पूरा का पूरा पैसेज ही, पूरा का पूरा पैराग्राफ ही बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे है कि यद्यपि इन्होंने शब्द शक्ति और भावादि निरूपण में लक्षण उदाहरण दोनों बहुत कुछ काव्य प्रकाश के ही दिए हैं, पर अलंकार प्रकरण में इन्होंने प्रायः अपने आश्रयदाता महाराज राम सिंह की प्रशंसा के स्वरचित उदाहरण दिए हैं। ये ब्रजमंडल के निवासी थे, अतः इनको ब्रज की चलती भाषा पर अच्छा अधिकार होना ही चाहिए। हमारा अनुमान है जहाँ इनको अधिक स्वच्छंदता रही होगी वहाँ इनकी रचना और सरस होगी। इनकी रचना का एक नमूना दिया जाता है, तो नमूना क्या है देखते हैं कि ऐसिये कुंज बनी छब पुंज रहे अली गुंजत यों सुख लीजे, नयन विशाल हिये बनमाला बिलोकत रूप सुधा भरी पीजे। जामिन जाम की कौन कहे जुग, जात न जानिए ज्यों छिन छीजे, आनंद यों उम गेय रहो पिय मोहन को मुख देख भी कीजे। तो ये इनकी रचना रही। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट कवि सुखदेव। सुखदेव भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, पर हम इनको देखते हुए चल रहे हैं, किसी भी कवि को छोड़ेंगे नहीं, अच्छे से सभी को देखते चलेंगे। तो सुखदेव मिश्र दौलतपुर जिला रायबरेली के रहने वाले हैं। इनके वंशज अब तक हैं। कुछ दिन हुए उसी ग्राम के निवासी सुप्रसिद्ध महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इनका एक अच्छा जीवन वृत्त सरस्वती पत्रिका में लिखा था। तो ये कहाँ के रहने वाले थे? दौलतपुर जिला रायबरेली के, जहाँ के पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी भी थे। सुखदेव मिश्र का जन्म स्थान कंपिला था। इसका वर्णन इन्होंने अपने वृत्त विचार में किया है। इनका कविता काल संवत 1720 से 1760 तक माना जाता है। इनके 7 ग्रंथों का पता अब तक चला है। तो 7 ग्रंथ कौन कौन से हैं? वृत्त विचार, छंद विचार, फाजी ललित प्रकाश, रसार्णव, श्रृंगारलता, अध्यात्म प्रकाश, दशरथ राय। अध्यात्म प्रकाश में कवि ने ब्रह्म ज्ञान संबंधी बातें कही हैं, जिससे यह जनश्रुति पुष्ट होती है कि वे एक निःस्पृह विरक्त साधु के रूप में रहते थे। काशी से विद्याध्ययन करके लौटने पर ये असोधर के राजा भगवंत राय खींची तथा डौडिया खेरे के राव मर्दन सिंह के यहाँ रहे। कुछ दिनों तक ये औरंगजेब के मंत्री फाजिल अली शाह के यहाँ भी रहे।
अंत में मुरार मऊ के राजा देवी सिंह के यहाँ गए, जिनके बहुत आग्रह पर ये कुटुंब दौलतपुर में जा बसे। राजा राज सिंह गौड़ ने इन्हें कबीराज की, तो इन्हें किसकी उपाधि मिली थी? कबीराज की। वास्तव में ये बहुत प्रौढ़ कवि थे और आचार्यत्व भी इनमें पूरा था। छंद शास्त्र पर इनका सविशद निरूपण और किसी कवि ने नहीं किया था। ये पूरा का पूरा कथन इम्पॉर्टेंट है। ये जैसे पंडित थे वैसे ही काव्य कला में निपुण थे। फाजिल अली प्रकाश और रसार्डो दोनों में श्रृंगार रस के उदाहरण बहुत ही सुंदर हैं। तो नमूने देखिए क्या हैं कि ननद निनारी सासु मायके सिधारी, अहे रैन अंधियारी भरी सूझत न करू है, पीतम को गौन कभी राज न सोहात भौन, दारुण बहत पौन लाग्यो मेघ झरू है, संग न सहेली बैस नवल अकेली, तन परी तलबेली महा लाग्यो मैन सरू है, भई आधी रात मेरो जियरा डरात, जागु जागु रे बटोही यहाँ चोरन को डरू है, जहाँ जहाँ मगु नंद कुमार तहाँ चली चंदमुखी सुकुमार है, मोतिन ही को कियो गहनो सब फूल रहे जन कुंद की डार है, भीतर ही जो लखी सो लखी अब बाहिर जाहिर होत न दार है, जोन्हा गई मिली यो मिली जात ज्यों दूध में दूध की धार है। तो ये रही इनकी रचना सुखदेव मिश्र की। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट कवि कालिदास त्रिवेदी। कालिदास त्रिवेदी ये अंतर्वेद के रहने वाले कान्य पूज्य ब्राह्मण थे। इनका विशेष वृत्ति ज्ञात नहीं। जान पड़ता है कि संवत 1745 वाले गोलकुंडे की चढ़ाई में ये औरंगजेब की सेना में या किसी राजा के साथ गए थे। इस लड़ाई का औरंगजेब की प्रशंसा से युक्त वर्णन इन्होंने इस प्रकार किया है। तो कालिदास त्रिवेदी ने औरंगजेब की प्रशंसा में क्या कहा है कि गढ़न गढ़ी से गढ़ी महल मढ़ी से मढ़ी, गढ़न गढ़ी से गढ़ी महल मढ़ी से मढ़ी, बीजापुर औप्यो दलमली सुघराई में, कालिदास कोप्यो वीर औलिया आलमगीर, तीन तरवराई गही पुहिमी पराई में, बूंदते निकस महिमंडल घमंड मची, लोह की लहर हिमगिर की तराई में, गाड़ के सुझंडा आड़ की निबाद साह तांते, डकरी चमुंडा गोल कुंडा की लड़ाई में। तो ये उन्होंने कहा था, जिससे ये पता चलता है कि ये उस लड़ाई में सामने ही रहे होंगे, तभी उन्होंने इतना अच्छा वर्णन किया है। आगे है कालिदास का जम्बू नरेश जोगजीत सिंह के यहाँ भी रहना पाया जाता है, जिनके लिए संवत 1749 में इन्होंने वार वधु विनोद बनाया था। क्या बनाया था? वर वधु विनोद। ये वार नहीं है, ये वर वधु विनोद है। यह नायिका भेद और नक्सिक की पुस्तक है। 32 कविताओं की इनकी एक छोटी सी पुस्तक जंजीरा बंद भी है। राधा माधव बुधा मिलन विनोद नाम की एक और ग्रंथ इनका खोज में मिला है। इन रचनाओं के अतिरिक्त इनका बड़ा संग्रह कालिदास हजारा, जो कि बहुत दिनों से प्रसिद्ध चला आता है। इस संग्रह के संबंध में शिव सिंह सरोज ने लिखा है कि इसमें संवत 1481 से लेकर संवत 1776 तक के 212 कवियों के 1000 पद्य संग्रहित हैं। कवियों के काल आदि के निर्णय में यह ग्रंथ बड़ा ही उपयोगी है। इनके पुत्र कबींद्र और पौत्र दूल्हा भी बहुत अच्छे कवि हुए। तो इनके पुत्र कौन है? कालिदास त्रिवेदी के पुत्र हैं कबींद्र और पौत्र कौन है? दूल्हा कवि। ये एक अभ्यस्त और निपुण कवि थे। इनके फुटकल कवित्व इधर उधर बहुत सुने जाते हैं, जिससे इनकी सहृदयता का अच्छा परिचय मिलता है। 2 कवित्व नीचे दिए जा रहे हैं। तो क्या है कवित्व? कि चोमो करकंज मंजू अमल अनूप तेरो, रूप के निधान कान मो तन निहारी दे, कालिदास कहे मेरे पास हरे हेर हेर, माथे धारी मुकुट लकुट कर डारी दे, कुंवर कन्हैया मुख चंद की जुन्हैया चारो, लोचन चकोरन की प्यासन निवारी दे, मेरे कर मेहंदी लगी है नंद लाल प्यारे, लट उलझी है नक बेसर संहारी दे, हाथ हंसी दीन्हो भीति अंतर परस प्यारी, देखत ही छकी मत कान्हर प्रवीण की, निकस्यो झरोखे माज बिगस्यो कमल सम, ललित अंगूठी तामे चमक चुनीन की, कालिदास तैसीलाल मेहंदी के बूंदन की, नाक चारु नख चंदन की लाल अंगुरीन की,
कैसी छवि छाजत है छाप और छलान की सु, कंकन चुरीन की जड़ाव पहुँचीन की। आगे कवि हम देखेंगे राम कवि को, जो कि शिव सरोज में इनका जन्म संवत 1703 लिखा है और कहा गया है कि इनके कवित्व कालिदास के हजारा में है। इनका नायिका भेद का एक ग्रंथ श्रृंगार सौरभ है, जिनकी कविता बहुत ही मनोरम है। खोज में एक हनुमान नाटक भी इनका पाया जाता है। शिव सिंह के अनुसार इनका कविता काल संवत 1730 के लगभग माना जा सकता है। इनका एक कवित्व नीचे दिया जाता है। उमड़ घुमड़ घन छोड़त अखंड धार, चंचला उठत तामे तरज कै, बरही पपीहा भेक पिक खेग टेरत हैं, धुनि सुनि प्राण उठे लरजी कै। तो ये इनकी पंक्ति रही राम कवि की। आगे हम देखेंगे नेवास कवि। राम कवि के बारे में आपने देखा है कि सिर्फ इनका एक ही रचना है, तो क्या है रचना? श्रृंगार सौरभ। और आगे हम नेवास कवि को देख रहे हैं। ये अंतर्वेद के रहने वाले ब्राह्मण थे। जैसे हमने बेनी को देखा था कि वो अंतर्वेद के रहने वाले बंदीजन थे, और ये अंतर्वेद के रहने वाले ब्राह्मण थे। संवत 1737 के लगभग वर्तमान थे। ऐसा प्रसिद्ध है कि पन्ना नरेश महाराज छत्रसाल के यहाँ ये किसी भगवत कवि के स्थान पर नियुक्त हुए थे, जिस पर भगवत कवि ने यह फप्ती छोड़ी थी। तो क्या कही थी कि भली आजू कली करत हों छत्रसाल महाराज, जहाँ भगवत गीता पढ़ी तहाँ कभी पढ़त निवाज। शिव सिंह ने निवाज का जन्म संवत 1739 लिखा है, जो ठीक नहीं जान पड़ता, क्योंकि इनके शकुंतला नाटक का निर्माण काल संवत 1737 है। 2 और निवाज हुए हैं, जिनमें एक भगवंत राय खींची के यहाँ थे। प्रस्तुत निवाज का औरंगजेब के पुत्र आजम शाह के यहाँ रहना भी पाया जाता है। इन्होंने शकुंतला नाटक का आख्यान, दोहा, चौपाई, सवैया आदि छंदों में लिखा है। इनके फुटकल कवित्व बहुत स्थानों पर संग्रहित मिलते हैं, जिनमें इनकी काव्य कुशलता और सहृदयता टपकती है। भाषा इनकी बहुत परिमार्जित, व्यवस्थित और भावोपयुक्त है। ये किसके विषय में बात हो रही है? ये बात हो रही है नेवाज कवि के विषय में। क्या कहते हैं आगे कि उसमें भर्ती के शब्द और वाक्य बहुत ही कम मिलते हैं। इनके अच्छे श्रृंगारी कवि होने में संदेह नहीं। संयोग श्रृंगार के वर्णन की प्रवृत्ति इनकी विशेष जान पड़ती है, जिसमें कहीं कहीं अश्लीलता की सीमा के भीतर जा पड़ते हैं। 2 सवैये इनके उद्धृत हैं। तो इनके 2 सवैये क्या क्या हैं कि देख हमें सब आपस में जो कछु मन भावे सोई कहती हैं, ये घर हाई लुगाई सबे निस देवज निवाज हमें दहती हैं, बातें चाव भरी सुनिके ऋषियावत पे चुप हवे रहती हैं, कान पियारे तिहारे लिए सिगरे ब्रज को हसीबो सहती हैं। तो सारे ब्रज के हंसी भी सह लेती हैं, ऐसा इनका कहना है। आगे है दूसरा सवैया कि आगे तो कीन्ही लगा लगी लोयन, कैसे छिपे अजहूँ जो छिपावती, तू अनुराग को शोधा कियो, ब्रज की बनिता सब यूँ ठहरावती, कौन संकोच रहो है निवाज, जो तू तरसे उनहु तरसावती, बावर जो पे कलंक लगे तो निसंग, कहवे क्यों नहीं अंक लगावती। नेक्स्ट कवि हमारे हैं देव। बहुत इंपॉर्टेंट कवि हैं देव। ये इटावा के रहने वाले हैं। सनाढ़ ब्राह्मण थे। कुछ लोगों ने इन्हें कान्य कुब्ज सिद्ध करने का भी प्रयत्न किया। इनका पूरा नाम देवदत्त था। भाव विलास रचना काल इन्होंने 1746 में दिया और उस ग्रंथ निर्माण के समय अपनी अवस्था 16 वर्ष ही कही। इस हिसाब से इनका जन्म संवत 1730 निश्चित होता है। इसके अतिरिक्त इनका और कुछ वृत्तांत नहीं मिलता। इतना अवश्य अनुमानित होता है कि इन्हें कोई अच्छा उदार आश्रयदाता नहीं मिला, जिसके यहाँ रहकर इन्होंने सुख से कालायपान किया हो। ये बराबर अनेक रईसों के यहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहे, पर कहीं जमे नहीं। इसका कारण या तो इनकी प्रकृति की विचित्रता माने, या इनकी कविता के साथ उस काल की रुचि का असामंजस्य। तो इसका क्या कारण था कि देव कवि एक आश्रयदाता के पास टिकते नहीं थे? तो इसका कारण शुक्ल जी बता रहे हैं कि इसका कारण तो इनकी प्रकृति की विचित्रता या तो मान सकते हैं, या फिर कविता के साथ उस काल की रुचि का असामंजस्य।
इन्होंने अपने अष्टयाम और भाव विलास को औरंगजेब के बड़े पुत्र आजम शाह को सुनाया था, जो हिंदी कविता के प्रेमी थे। इसके पीछे इन्होंने भवानी दत्ता वैश्य के नाम पर भवानी विलास और कुशल सिंह के नाम पर कुशल विलास की रचना की। फिर मर्दन सिंह के पुत्र राजा उद्योत सिंह वैश्य के लिए प्रेम चंद्रिका बनाई। इसके उपरांत ये अनेक प्रदेशों में भ्रमण करते रहे। इस यात्रा के अनुभव का इन्होंने अपने जाति विलास नामक ग्रंथ में कुछ उपयोग किया। इस ग्रंथ में भिन्न भिन्न जातियों और भिन्न भिन्न प्रदेशों की स्त्रियों का वर्णन है। वर्णन में इनकी विशेषताएं अच्छी तरह व्यक्त हुई हैं, यह बात नहीं है। इतने पर्यटन के उपरांत जान पड़ता है कि एक अच्छे आश्रयदाता राजा मोतीलाल मिले, जिनके नाम पर संवत 1783 में इन्होंने रस विलास नामक ग्रंथ बनाया। इन राजा मोतीलाल की इन्होंने अच्छी तारीफ की है, जैसे मोतीलाल भूप लाख पोखर लेवैया, जिन्ह लाखन खर्च रची आखर खरीदे हैं। तो इतना बड़ा इन्होंने मोतीलाल के विषय में तारीफ किया है कि रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों में शायद सबसे अधिक ग्रंथ रचना देव ने की है। ये भी आपको याद रखना है कि रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों में सबसे अधिक रचना किसने की? देव ने। कोई इनकी रची पुस्तकों की संख्या 52 और कोई 72 तक बतलाते हैं। जो हो, इनके निम्नलिखित ग्रंथों का तो पता है। तो कौन कौन से ग्रंथ इनके पता हैं? देखिए, 23 ग्रंथों के विषय में शुक्ल जी बता रहे हैं कितने ग्रंथ तो पता है। तो क्या क्या है ग्रंथ, एक बार देख लेते हैं ग्रंथों का नाम। भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, सुजान विनोद, प्रेम तरंग, राग रत्नाकर, कुशल विलास, देवचरित, प्रेम चंद्रिका, जाति विलास, रस विलास, काव्य रसायन या शब्द रसायन, सुख सागर तरंग, वृक्ष विलास, पावस विलास, ब्रह्म दर्शन 25, तत्व दर्शन 25, आत्म दर्शन 25, जग दर्शन 25, रसानंद लहरी, प्रेम दीपिका, नख सिख, प्रेम दर्शन। तो ये इनके 23 ग्रंथ जो शुक्ल जी बताते हैं कितने ग्रंथों का तो पता है। आगे है कि ग्रंथों की अधिक संख्या के संबंध में यह जान रखना भी आवश्यक है कि देव जी अपने पुराने ग्रंथों के कवित्वों को इधर उधर दूसरे क्रम में रखकर एक नया ग्रंथ प्रायः तैयार कर देते थे। इससे वही कवित्व बार बार इनके अनेक ग्रंथों में मिलेंगे। सुख सागर तरंग प्रायः अनेक ग्रंथों से लिए हुए कवित्वों का संग्रह है। राग रत्नाकर में राग रागनियों के स्वरूप का वर्णन है। अष्टयाम तो रात दिन के भोग विलास की दिनचर्या है, जो मानो उस काल के आकर्मण्य और विलासी राजाओं के सामने काल यापन विधि का ब्यौरा पेश करने के लिए बनी थी। आगे है कि ब्रह्म दर्शन 25 और तत्व दर्शन 25 में जो विरक्ति का भाव है वह बहुत संभव है, वह कि अपनी कविता के प्रति लोक की उदासीनता देखते देखते उत्पन्न हुई हो। ये आचार्य और कवि दोनों रूप में हमारे सामने आते हैं। तो देव भी कैसे आते हैं? आचार्य और कवि दोनों के रूप में। और महाराजा जसवंत सिंह के विषय में हमने देखा कि वो आचार्य के रूप में हमारे सामने आते हैं, लेकिन देव ये आचार्य और कवि दोनों रूप में। यह पहले कहा जा चुका है कि आचार्यत्व के पद के अनुरूप कार्य करने में रीतिकाल के कवियों में पूर्ण रूप से कोई समर्थ नहीं हुआ। कुलपत और सुखदेव ऐसे साहित्य शास्त्र के अभ्यासी पंडित भी विशद रूप में सिद्धांत निरूपण का मार्ग नहीं पा सके। बात यह थी कि एक तो ब्रजभाषा का विकास काव्योपयोगी रूप में ही हुआ, विचार पद्धति के उत्कर्ष साधन की योग्य वह नहीं हो पाई। दूसरे, उस समय पद्य में ही लिखने की परिपाटी थी। जो चलन था उस समय का, वो सिर्फ पद्य में ही लिखने का चलन था। अतः आचार्य के रूप में देव को भी कोई विशेष स्थान नहीं दिया जा सकता। कुछ लोगों ने भक्तिवश अवश्य और बहुत सी बातों के साथ इन्हें कुछ शास्त्रीय उद्भावना का श्रेय भी देना चाहा है। वे ऐसे ही लोग हैं जिन्हें तात्पर्य वृत्ति एक नया नाम मालूम होता है और जो संचारियों में एक छल और बढ़ा हुआ देखकर चौंकते हैं। नायिकाओं की तात्पर्य वृत्ति न्यायिकाओं की तात्पर्य वृत्ति बहुत काल से प्रसिद्ध चली आ रही और यह संस्कृत के सब साहित्य मीमांसकों के समान सामने थी। तात्पर्य वृत्ति वास्तव में वाक्य के भिन्न भिन्न पदों शब्दों के वाचार्थ को एक में समन्वित करने वाली वृत्ति मानी गई है। अतः यह अभिधा से भिन्न नहीं है, वाक्यगत अभिधा ही है। रस छल संचारी व संस्कृत की रस तरंगड़ी से जहाँ से और बातें ली गई हैं लिया गया है। दूसरी बात यह है कि साहित्य के सिद्धांत ग्रंथों से परिचित मात्र जानते हैं कि गिनाए हुए 33 संचार उपलक्षण मात्र हैं। संचार और भी कितने हो सकते हैं? तो क्या क्या गिनाया गया है
कि अभिधा लक्षणा आदि शब्द शक्तियों का निरूपण हिंदी के रीति ग्रंथ में प्रायः कुछ भी नहीं हुआ। इस विषय का सम्यक ग्रहण और परिपाक जरा है भी तो कठिन है। इस दृष्टि से देव जी के इस कथन पर कि क्या कहते हैं कि अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस बिरस, उल्टी कहत नवीन। यहाँ अधिक कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है या आवश्यक अवकाश नहीं है। व्यंजना की व्याप्ति कहाँ तक है, उसकी किस प्रकार क्रिया होती है इत्यादि बातों का पूरा विचार किए बिना कुछ कहना कठिन है। देव जी का यहाँ व्यंजना से तात्पर्य पहली बुझावल वाली वस्तु व्यंजना का ही जान पड़ता है। यह दोहा लिखते समय उसी का विकृत रूप उनके ध्यान में था। कवित्व शक्ति और मौलिकता देव में खूब थी, पर उनके सम्यक स्फुरण में उनकी रुचि विशेष प्रायः बाधक हुई है। कभी कभी वे बड़े पेचूले मजमून का हौसला बांधते थे, पर अनप्रास के आडंबर के रुचि बीच में ही उनका अंग भंग करके सारे पद्य को कीचड़ में फंसा छकड़ा बना देते थे। भाषा में स्निग्ध प्रवाह न आने का एक बड़ा कारण यह भी था। इनकी भाषा में रसाद्रता और चलतापन बहुत कम पाया जाता है। कहीं कहीं शब्द व्यय बहुत अधिक है और अर्थ बहुत अल्प। आगे है कि अक्षर मैत्री के ध्यान से इन्हें कहीं कहीं आसक्त शब्द रखने पड़ते थे, जो कभी कभी अर्थ को आच्छन्न करते थे। तुकांत और अनुप्रास के लिए ये कहीं कहीं शब्दों को ही तोड़ते मरोड़ते और बिगाड़ते न थे, वाक्य को भी आप विनिश्चित कर देते थे। जहाँ अभिप्रेत भाव का निर्वाह पूरी तरह हो पाया है या जहाँ उसमें कम बाधा पड़ी है, वहाँ की रचना बहुत ही सरस हुई है। इनका सा अर्थ सौष्ठव और नवोन्मेष बिरले ही कवियों में मिलता है। रीतिकाल के कवियों में ये बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे, इसमें संदेह नहीं है। तो रीतिकाल के कवियों में बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे, इसमें संदेह नहीं। ये कौन कह रहा है? शुक्ल जी। इंपॉर्टेंट कथन है। इस काल के बड़े कवियों में इनका विशेष गौरव का स्थान है। कहीं कहीं इनकी कल्पना बहुत सूक्ष्म और दुरारूढ़ है। इनकी कविता के कुछ उत्तम उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं। तो क्या दिए जा रहे हैं? सुनो कै परम पद, उनो कै अनंत मत, नूनो कै नदीस नद, इंदिरा झुरे परी, महिमा मुनीसन की, संपत दिगीसन की, ईसन की सिद्धि ब्रज बीथी बिथरे परी, भाव की अधेरी अधीरा राति मधुरा के पथ, पाय के संयोग देव देव की दुरे परी, पारावर पूरन अपार पर ब्रह्म राशि, जसुदा के कोरे एक बार ही कुरे परी। तो इस प्रकार इनका ये पद्य है। आगे हम नेक्स्ट कवि को देखेंगे। इनके कई पद्यों की जो है वो एग्जाम्पल दिया गया है। आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। पर अभी हम आगे नेक्स्ट कवि को देखेंगे। नेक्स्ट कवि हैं श्रीधर या मुरलीधर। ये प्रयाग के रहने वाले ब्राह्मण थे। संवत 1737 के लगभग उत्पन्न हुए थे। यद्यपि अभी तक इनका जंगनामा ही प्रसिद्ध है या प्रकाशित है, जिसमें फर्रुखसियर और जहांदार की युद्ध का वर्णन है। पर स्वर्गीय बाबू राधाकृष्ण दास ने इनके बनाए कई रीति ग्रंथों का उल्लेख किया है, जैसे नायिका भेद, चित्रकाव्य आदि। इनका कविता काल संवत 1760 के आगे माना जाता है। श्रीधर या मुरलीधर का क्या प्रसिद्ध है? जंगनामा, जिसमें फर्रुखसियर और जहांदार की युद्ध का वर्णन है। बस इतना ही पर्याप्त है आपके लिए। आगे नेक्स्ट कवि हैं सुरति मिश्र। सुरति मिश्र ये आगरे के रहने वाले कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। जैसा कि इन्होंने स्वयं लिखा है कि सुरति मिश्र कनौजिया नगर आगरे बास। इन्होंने अलंकार माला संवत 1766 में और बिहारी सतसई की अमर चंद्रिका टीका संवत 1794 में लिखी। बिहारी सतसई की टीका भी अमर चंद्रिका नाम से सूरत मिश्र ने लिखी है। अतः इनका कविता काल विक्रम की 18वीं शताब्दी का अंतिम चरण माना जा सकता है। ये नसरुल्लाह खान नामक सरदार के यहाँ तथा दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के दरबार में आया जाया करते थे। इन्होंने बिहारी सतसई, कवि प्रिया, रसिक प्रिया पर विस्तृत टीकाएँ लिखी हैं। तो सुरति मिश्र ने किन किन पर टीकाएँ लिखी हैं? बिहारी सतसई पर, कवि प्रिया पर और रसिक प्रिया पर, जिससे इनके साहित्य ज्ञान और मार्मिकता का अच्छा परिचय मिलता है। टीकाएँ ब्रजभाषा गद्य में हैं। इन टीकाओं के अतिरिक्त इन्होंने बैताल पंचविंशति का ब्रजभाषा गद्य में अनुवाद किया है और निम्नलिखित रीति ग्रंथ रचे हैं: अलंकार माला, रसरत्न माला, रसरस, रसग्राहक चंद्रिका, नखसिक, काव्य सिद्धांत, रसरत्नाकर,
ये इनकी ग्रंथ है। अलंकार माला की रचना इन्होंने भाषा भूषण के ढंग पर की है। इसमें भी लक्षण और उदाहरण प्राय एक ही दोहे में मिलते हैं। जैसे हिम सो हर के हास सो जस मालोपम ठान। दूसरा है सो असंगति कारण अवर कारज औरे थान। चली यही श्रुतियाँ नहीं डसत नसत और के प्राण। इनके ग्रंथ सब मिले नहीं हैं, जितने मिले हैं उनसे ये अच्छे साहित्य मर्मज्ञ और कवि जान पड़ते हैं। इनकी कविता में तो कोई विशेषता नहीं जान पड़ती, पर साहित्यकार के रूप में इन्होंने बहुत कुछ अच्छा किया है। नक्सिक में इनका एक कवित्व दिया जाता है। तो नक्सिक में इनका क्या कवित्व दिया जाता है कि तेरे ये कपोल बोल अतहि रसाल मन जिनकी सदाई उपमा विचारियत हैं। को न समान जाहि कीजे उपमान अरु बापुरे मधुकन की देह जारियत है। नेकु दर्पण समता की चाह करी कहूँ भय अपराधी ऐसे चित्त धारियत है। सूरत सो याहित जगत बीच आजहुल उनके बदन पर छार डारियत है। आगे हम अब नेक्स्ट कवि को देखेंगे, कबींद्र। ये कालिदास त्रिवेदी के पुत्र थे। जैसा कि आपको पता है कि कालिदास त्रिवेदी के पुत्र अभी हमने बताया कि कबींद्र थे, और इनके पौत्र कौन थे? दूल्हा कवि। संवत 1736 के लगभग ये उत्पन्न हुए थे। इनका रस चंद्रोदय नामक ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त विनोद चंद्रिका, जोग लीला नामक इनकी 2 और अन्य पुस्तकों का पता लगा है। विनोद चंद्रिका संवत 1777 और रस चंद्रोदय संवत 1804 में बना है। अतः इनका कविता काल 1804 या उसके कुछ आगे तक माना जा सकता है। ये अमेठी के राजा हिम्मत सिंह और गुरु दत्त सिंह के यहाँ बहुत दिन तक रहे। इनका रस चंद्रोदय श्रृंगार का एक अच्छा ग्रंथ है। इनकी भाषा मधुर और प्रसादपूर्ण है। वर्ण विषय के अनुकूल कल्पना भी ये अच्छी करते। इनके 2 कवित्व नीचे दिए जा रहे हैं। तो क्या है कवित्व, देखते हैं। सहर मझहार ही पहर एक राग जय है। छोर पे नगर के सराय हैं उतारे की। कहत कबिंद मगमाज ही परेगी साँझ। खबर उड़ानी है बटोही दोएक मारे की। घर के हमारे परदेश को सिधारे। याते दया के बिचारी हम रीत राह बारे की। उतरो नदी के तीर बरके तरे ही तुम। चौको जनी चौकी तहाँ पाहुर हमारे की। राजे रस्में रीत तैसी बरखा समय री चढ़ी। चंचला नचे री चक चौंध कौंध बारे री। व्रति व्रत हारे हिये परत फुहारे। कछु छोरे कछु धारे जलधार जलधारे री। भानत कबिंद कुंज भौन पौन सौरभ सो। काके न कपाए प्राण परहत पारे री। काम कंदुका से फूल डोल डोल डारे मन। औरे किए डारे ये कदम्बन के डारे रे। तो ये जो है इनकी कबींद्र की एक कवित्व है। आगे हम नेक्स्ट कवि को देखेंगे, श्रीपति को। ये काल्पी के रहने वाले कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। इन्होंने संवत 1717 में काव्य सरोज नामक रीति ग्रंथ बनाया। इसके अतिरिक्त इनके और भी निम्नलिखित ग्रंथ हैं। तो क्या है इनका? कवि कल्पद्रुम, रस सागर, अनुप्रास विनोद, विक्रम विलास, सरोज कलिका, अलंकार गंगा। श्रीपति ने काव्य के सब अंगों का निरूपण विशद रीति से किया है। इंपॉर्टेंट है। 200 का विचार पिछले ग्रंथों से अधिक विस्तार के साथ किया है, और 200 के उदाहरणों में केशवदास के बहुत से पद्य रखे हैं। देखिए, दोस्त में इन्होंने किसका पद्य रख दिया है? केशवदास का, श्रीपति ने। इससे इनके साहित्यिक विषयों का सम्यक और स्पष्ट बोध तथा विचार स्वातंत्र्य प्रकट है। काव्य सरोज बहुत ही प्रौढ़ ग्रंथ है। काव्यांगों का निरूपण जिस स्पष्टता के साथ इन्होंने किया है, उससे इनकी स्वच्छ बुद्धि का परिचय मिलता है। यदि गद्य में व्याख्या की परिपाटी चल गई होती तो आचार्य ये और भी अधिक पूर्णता के साथ प्रदर्शित कर सकते थे। दास जी तो इनके बहुत अधिक ऋणी हैं। इन्होंने इनकी बहुत सी बातें ज्यों की त्यों अपने काव्य निर्णय में चुपचाप रख ली है। भिखारीदास के विषय में बात हो रही कि उन्होंने अपने काव्य निर्णय, क्योंकि भिखारीदास की प्रसिद्धि का कारण है, उसमें इनकी कुछ बातें ज्यों की त्यों रख ली हैं। आचार्यत्व के अतिरिक्त कवित्व भी इनमें ऊंची कोटि का था। रचना विवेक इनमें बहुत ही जागृत और रुचि अत्यंत परमार्जित थी। झूठे शब्दाडंबर के फेर में ये बहुत कम पड़े हैं। अनुप्रास इनकी रचनाओं में बार बार आए हैं, पर इन्होंने अर्थ या भाव व्यंजना में बाधा नहीं डाली है।
अधिकतर अनुप्रास रसानुकूल वर्ण विन्यास के रूप में आकर भाषा में कहीं ओज कहीं माधुर्य घटित करते पाए जाते हैं। पावस ऋतु का तो इन्होंने बहुत ही अच्छा वर्णन किया है। इनकी रचना के कुछ उदाहरण नीचे दिए जाते हैं। तो पावस ऋतु का क्या वर्णन किया है कि जल भरे झूमे मानो भूमे परसत आए, दसों दिशान घूमे दामिन लय लय, धूर धार धूमरे से धूम से धुधारे कारे, धुरवान धारे धावे छवि सो छय छय, श्रीपत सुकवि कहे घेरी घेरी घहराही, तकत अतन तन तावते तय तय, लाल बिनु कैसे लाज चादर रहेगी आज, कादर करत मोहि बांदर नए नए। तो इस प्रकार से ये इनकी रचना का वर्णन है। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट कवि को, बीर कवि। बीर कवि ये दिल्ली के रहने वाले श्रीवास्तव कायस्थ थे। इम्पोर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी, पर थोड़ा देख लेते हैं। इन्होंने कृष्ण चंद्रिका नामक रस और नायिका विनोद नायिका भेद का एक ग्रंथ संवत्सर 1779 में लिखा। कविता साधारण है। बीर रस का कवित्व देखिए। तो बीर रस का कवित्व क्या है कि अरुण बदन और फरके विशाल बाहु, कौन को हिये है करे सामने जो रुख को, प्रबल प्रचंड निश्चर फिरे धाये, धूरी चाहत मिलाए 10 कंधा अंधा मुख को, चमके समर भूमि बरछी सहस फन, कहत पुकारे लंक अंक दीह दुख को, बलक की बोले वीर रघुबीर धीर, मही पर मीड़ मारो आज 10 मुख को। और नेक्स्ट है कृष्ण कवि। कृष्ण कवि हैं, ये मथुरा के चौबे थे और बिहारी के पुत्र प्रसिद्ध हैं। कृष्ण कवि कौन है? ये मथुरा के चौबे थे और बिहारी के पुत्र के रूप में प्रसिद्ध हैं। इन्होंने बिहारी के आश्रयदाता महाराज जयसिंह के मंत्री राजा आया मल्ल की आज्ञा से बिहारी सत्सई की जो टीका की, उसमें महाराज के लिए वर्तमान कालिक क्रिया का प्रयोग किया है और उनकी प्रशंसा भी की है। अतः यह निश्चित है कि यह टीका जयसिंह के जीवन काल में ही बनी है। महाराज जयसिंह संवत 1799 तक वर्तमान थे, अतः यह टीका 1785 और 1790 के बीच की होगी। इस टीका में कृष्ण ने दोहों के भाव पल्लवित करने के लिए सवैये लगाए हैं और वार्तिक में काव्यांग स्फुट किए हैं। काव्यांग इन्होंने अच्छी तरह दिखाए हैं और वे इस टीका के प्रधान अंग हैं। इसी से ये रीत काल के प्रतिनिधि कवियों के बीच रखे गए हैं। इनकी भाषा सरल और चलती है तथा अनुप्रास आदि की ओर बहुत कम झुकी है। दोहों पर जो सवैयाँ इन्होंने लगाए हैं उससे इनकी साहित्यता, रचना कौशल और भाषा पर अधिकार अच्छी तरह प्रमाणित होता है। इनके 2 सवैये देखिए। तो क्या लिखते हैं कृष्ण कवि कि शीस मुकुट कटिकाछनी कर मुरली उर्माल। ये आपने कई बार देखा होगा, ये आप सभी को पता होगा कि ये कृष्ण कवि के सवैया है कि शीस मुकुट कटिकाछनी कर मुरली उर्माल, यही बानी के मोमन सदा बसों बिहारी लाल। छबिसों फबि शीस करीट बन्यो, रुचिसाल हिये बनमाल लसे, करी कंजहि मंजु रली मुरली, कछनी कटिचारु प्रभा बरसे। कवि कृष्ण कहें लखी सुंदर मूरति, यों अभिलाष हिये सरसे, वह नंद किशोर बिहारी सदा, यही बानी के मोह हिये माझ बसे। थोरे गुण रीझते बिसराई वह बानी, तुम्हु कान्हा मनो भय आजु काल के दानी, हवे अतियारत मैं बिनती बहु, बार करी करुणा रस भीनी, कृष्ण कृपानिधि दीन के बंधु, सुनी असुनी तुम काहे को कीनी। रीझते रंचक ही गुण सो, वह बानी बिसारी मनो अब दीनी, जानी परी तुमहु हरिजू, कलिकाल के दानिन की गति लीनी। नेक्स्ट कवि हैं रसिक सुभद। ये ईश्वरदास के पुत्र थे और संवत 1785 में वर्तमान थे। इन्होंने अलंकार चंद्रोदय नामक एक अलंकार ग्रंथ कुवलयानंद के आधार पर दोहों में बनाया। पद्य रचना साधारणता अच्छी है। प्रत्यनीक का लक्षण और उदाहरण एक ही दोहे में देखिए। किसका उदाहरण? प्रत्यनीक का लक्षण और उदाहरण। प्रत्यनीक अरि सो न बस, अरि हितहु दुख दे, रवि सो चले, न कंज की दीपत शशि हरि ले। अगले कवि हैं गंजन कवि। इनके विषय में देखते हैं।
ये सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, पर एक बार जनरल हम देख ले रहे हैं। गंजन कवि ये काशी के रहने वाले गुजराती ब्राह्मण थे। संवत 1786 में कमरुद्दीन खां हुलास नामक श्रृंगार रस का एक ग्रंथ बनाया, जिसमें भावभेद रस भेद के साथ खष्ट ऋतु का विस्तृत वर्णन किया है। इस ग्रंथ में इन्होंने अपना पूरा वंश परिचय दिया है और अपने पर पितामह मुकुट राय के कवित्व की प्रशंसा की है। करीमुद्दीन खां दिल्ली के बादशाह के वजीर थे और भाषा काव्य के अच्छे प्रेमी थे। इनकी प्रशंसा गंजन ने खूब जी खोलकर की है, जिससे जान पड़ता है कि उनके द्वारा कवि का बड़ा अच्छा सम्मान हुआ था। उपर्युक्त ग्रंथ एक अमीर को खुश करने के लिए लिखा गया है। इससे ऋतु वर्णन के अंतर्गत उसमें अमीरी, शौक और आराम के बहुत से सामान गिनाए गए हैं। इस बात में ये ग्वाल कवि से मिलते जुलते हैं। इस पुस्तक में सच्ची भावुकता और प्रकृति रंजन की शक्ति बहुत अल्प है। भाषा भी शिष्ट और प्रांजल नहीं। एक कवित्व नीचे दिया जाता है, तो क्या है कवित्व? मीना के महल जरबाफ दर पर्दा है। नेक्स्ट कवि हैं अली मुहीब खां प्रीतम। अली मुहीब खां प्रीतम, इनका अन्य नाम प्रीतम है। ये आगरे के रहने वाले थे। इन्होंने संवत 1787 में खटमल बाईसी नाम की एक हास्य रस की पुस्तक लिखी। इस प्रकरण के आरंभ में कहा गया है कि रीति काल में प्रधानता श्रृंगार रस की रही। यद्यपि वीर रस लेकर भी रीति ग्रंथ रचे गए, पर किसी और रस को अकेला लेकर मैदान में कोई नहीं उतरा था। यह हौसले का काम हजरत अली मुहीब खां साहिब ने कर दिखाया। इस ग्रंथ का साहित्यिक महत्व कई पक्षों में दिखाई पड़ता है। हास्य आलंबन प्रधान रस है। आलंबन मात्र का वर्णन ही इस रस में पर्याप्त होता है। इस बात का स्मरण रखते हुए जब हम अपने साहित्य क्षेत्र में हास्य के आलंबनों की परंपरा की जांच करते हैं, तब एक प्रकार की बधी रूढ़ी सी पाते हैं। संस्कृत के नाटकों में खाऊपन और पेट की दिल्लगी बहुत कुछ बधी सी चली आई। भाषा साहित्य में कंजूसों की बारी आई। अधिकतर यही हास्य रस के आलंबन रहे। खां साहब ने शिष्ट हास्य का एक बहुत अच्छा मैदान दिखाया। इन्होंने हास्य रस के लिए खटमल को पकड़ा, जिस पर संस्कृति में यह उक्ति प्रसिद्ध है। तो क्या प्रसिद्ध है? कमला कमले सेते हर्ष सेते हिमालय, क्षीरब्धोचर हरिश सेते मनये मतकुड़ा संकया। तो ये संस्कृत में उक्ति खटमल के विषय में प्रसिद्ध है, जिसको लेकर इन्होंने अपना हास्य व्यंग रचना किया। इनका हास्य गंभीर हास्य है। क्षुद्र और महत् के अभेद की भावना उसके भीतर कहीं छुपी है। इनका और कोई ग्रंथ नहीं मिलता ना सही, पर इनकी खटमल बाईसी ही बहुत काल तक इनका स्मरण बनाए रखने के लिए काफ़ी है। जैसा कि आपको सभी को पता है कि रीति काल में रचना मिलती है श्रृंगार रस की और वीर रस की, पर अगर उसमें हास्य रस का कोई रचना आपको मिल जाए तो वो काफ़ी दिन तक आपको याद रहेगा। और इस रचना की जो भाषा है, जो इसका विषय है, वो भी बहुत ही अच्छा है। तो खटमल बाईसी के दो कवित्व उदाहरण के रूप में दिया गया है, जो कि देखिए आप क्या है कि जगत के कारण करण चारों वेदन के, कमल में बसे वह सुजान ज्ञान धारी के, पोषण अवन दुख शोषण तिलोकन के, सागर में जाय सोए शेष सेज करिके, मदन जार्यो जो संहारे दृष्ट ही में सृष्टि में, बसे हैं पहाड़ बेऊ भाजी हरि बारी के, विधि हर और इनते न कोते, खाट पे न सोए खट मलन को डारी के। तो ये कविता है। दूसरा है कि बाघन पे गयो देख बनन में रहे छपी, सांपन पे गयो ते पताल ठोर पाई है, गजन पे गयो धूल डारत है शीस पर, बदन पे गयो काहू दारू ना बताई है। जब हराए हम हरि के निकट गए, हरि मोसो कहीं तेरी मति भूल छाई है, को न उपाय भटकत जन डोले सुन, खाट के नगर खटमल की दुहाई है। तो इस प्रकार से खटमल, इन्होंने जो खटमल पर रचना लिखी है उसके दो कवित्व ये रहे। अगर आपको पता हो कि खटमल एक जीव है जो खाट में पाई जाती है और उस पर सोने वालों को बहुत वो काट कर परेशान करती है, तो इस प्रकार से इन्होंने समझ लीजिए कि खटमल चालीसा ही लिख डाला, खटमल बाईसी के नाम से। तो आगे हम देखेंगे नेक्स्ट कवि को भिखारी दास है। भिखारी दास ये प्रतापगढ़ अवध के पास टेउंगा गांव के रहने वाले हैं। श्रीवास्तव कायस्थ थे। इन्होंने अपना वंश परिचय पूरा दिया है। इनके पिता कृपाल दास, पितामह वीर भानु, पर पितामह राय रामदास
और वृद्ध पर पितामह राय नरोत्तम दास थे। भिखारी दास जी ये पता है आपको कि कहाँ के रहने वाले थे? प्रतापगढ़ के टेउआ गांव के। जो भी कवि बहुत अधिक प्रसिद्ध हैं, जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, उनका जन्म स्थान, उनका नाम, उनका जन्म और उनका मृत्यु, ये सब आपको पता होना चाहिए। किस गांव से बिलोंग करते थे, किस जिले के रहने वाले थे। दास जी के पुत्र अवधेश लाल और पौत्र गौरी शंकर थे। इनके अपुत्र मर जाने से वंश परंपरा खंडित हो गई। दास जी के इतने ग्रंथों का पता लग चुका है। तो क्या क्या पता लग चुका है दास जी के ग्रंथ? रस सारांश, जो कि इनका काफ़ी प्रसिद्ध है। छंदाड़ पिंगल, काव्य निर्णय, ये भी प्रसिद्ध है बहुत ज़्यादा। श्रृंगार निर्णय, नाम प्रकाश कोश, विष्णु पुराण भाषा, छंद प्रकाश, शतरंज शतिका, अमर प्रकाश, ये इनकी रचनाएं हैं। आगे है कि काव्य निर्णय में दास जी ने प्रतापगढ़ के सोमवंशी राजा पृथ्वी सिंह के भाई बाबू हिंदुपति सिंह को अपना आश्रयदाता लिखा है। अपना आश्रयदाता इन्होंने किसको बताया? हिंदुपति सिंह को। राजा पृथ्वीपति संवत 1791 में गद्दी पर बैठे थे और 1807 में दिल्ली के वजीर सफदर जंग द्वारा छल से मारे गए थे। ऐसा जान पड़ता है कि संवत 1807 के बाद इन्होंने कोई ग्रंथ नहीं लिखा, अतः इनका कविता काल संवत 1785 से लेकर 1807 तक माना जा सकता है। काव्यांगों के निरूपण में दास जी को सर्वप्रधान स्थान दिया जाता है, क्योंकि इन्होंने छंद, रस, अलंकार, रीति, गुण, दोष, शब्द शक्ति आदि सब विषयों को औरों से विस्तृत प्रतिपादन किया है। जैसे पहले कहा जा चुका है कि श्रीपति से इन्होंने बहुत कुछ लिया है। बताया गया है कि श्रीपति से इन्होंने बहुत कुछ लिया है। इनकी विषय प्रतिपादन शैली उत्तम है, आलोचना शक्ति भी इनमें कुछ पाई जाती है। जैसे हिंदी काव्य क्षेत्र में इन्हें परकीया के प्रेम की प्रचुरता दिखाई पड़ी, जो रस की दृष्टि से रसाभास के अंतर्गत आता है। बहुत से स्थलों पर तो राधा कृष्ण का नाम आने से देव काव्य का आरोप हो जाता है और दोष का कुछ परिहार हो जाता है, पर सर्वत्र ऐसा नहीं होता। इससे दास जी ने स्वकीय का लक्षण ही कुछ अधिक व्यापक करना चाहा और कहा, तो क्या कहा? स्वकीय का लक्षण जो व्यापक किया उन्होंने कि श्री मानन के भवन में भोग्य भामिनी और तिनहों को सुकियाह में गनय सुकवि सिरमौर। पर यह कोई बड़े महत्व की उद्भावना नहीं कही जा सकती। जो लोग दास जी के 10 और हावों के नाम लेने पर चौंके हैं, क्या है कि दास जी के 10 और हावों के नाम लेने पर चौंके हैं, उन्हें जानना चाहिए कि साहित्य दर्पण में नायिकाओं के स्वभावज अलंकार 18 कहे गए हैं। तो क्या कहा जा रहा है कि साहित्य दर्पण में नायिकाओं का स्वभावज अलंकार 18 है। दास जी ने तो 10 ही बताए हैं। लीला, तो क्या क्या है वह? लीला, विलास, विचित्ता, विभोग, किलकिंचित, मोट्यता, कुटमित्ता, विभ्रम, ललित, विहरित, मद, तपन, मौगध्य, विक्षेप, कुतूहल, हसित, चकित और केली। इनमें से अंतिम 8 को लेकर यदि दास जी ने भाषा में प्रचलित दशाओं को जोड़ दिया तो क्या नई बात है। यह चौंकना तो तब तक बना रहेगा जब तक हिंदी में संस्कृत के मुख्य सिद्धांत ग्रंथों के सब विषयों का यथावत समावेश न हो जाए और साहित्य शास्त्र का सम्यक अध्ययन न होगा तब तक। आगे है कि अतः दास जी के आचार्यत्व के संबंध में हमारा यही कथन है जो देव आदि के विषय में है, ऐसा शुक्ल जी कह रहे हैं। यद्यपि इस क्षेत्र में औरों को देखते दास जी ने अधिक काम किया है, पर सच्चे आचार्य का पूरा रूप इन्हें भी प्राप्त नहीं हो सका। परिस्थिति से ये भी लाचार थे। इनके लक्षण भी व्याख्या के बिना अपर्याप्त और कहीं कहीं भ्रामक हैं और उदाहरण भी कुछ स्थलों पर अशुद्ध हैं। जैसे उपादान लक्षणा लीजिए, इसका लक्षण भी गड़बड़ है और उसी के अनुरूप उदाहरण भी अशुद्ध है। अतः दास जी भी औरों के समान वस्तुतः कवि के रूप में हमारे सामने आते हैं। दास जी ने साहित्यिक और परमार्जित भाषा का व्यवहार किया है। श्रृंगार ही उस समय का मुख्य विषय रहा है, तो उन्होंने भी उसका वर्णन विस्तार देव की तरह बढ़ाया है। देव ने भिन्न भिन्न देशों और जातियों की स्त्रियों के वर्णन के लिए जाति विलास लिखा। देव ने क्या किया कि भिन्न भिन्न देश और जातियों की स्त्रियों के वर्णन के लिए जाति विलास लिखा, जिसमें नायन धोबिन सब आ गई। पर दास जी ने रसाभाव के डर से, मर्यादा के ध्यान से इनको आलंबन के रूप में न रखकर दूती के रूप में रखा। इनके रस सारांश में नायन, नटिन, धोबिन, कुम्हारिन, बरईन सब प्रकार की दूतियाँ मौजूद हैं। इसमें देव की अपेक्षा अधिक रस विवेक था। इनका श्रृंगार निर्णय अपने ढंग का अनूठा काव्य है।
उदाहरण मनोहर और सरस है। भाषा में शब्दाडंबर नहीं है, ना ये शब्द चमत्कार पर टूटे हैं, ना दूर की समझ के लिए व्याकुल हैं। इनकी रचना कला पक्ष में संयत और भाव पक्ष में रंजनकारी है। ये आपको ध्यान रखना है, ये पंक्ति भी पूछी जाती है, एग्जाम में इम्पॉर्टेंट है। विशुद्ध काव्य के अतिरिक्त इन्होंने नीति की सूक्तियां भी बहुत सी कही हैं, जिसमें उक्त वैचित्र अपेक्षित है। देव किसी ऊंची आकांक्षा या कल्पना जिस प्रकार इनमें कम पाई जाती है, उसी प्रकार उनकी सी असफलता भी कभी नहीं मिलती। जिस बात को ये जिस ढंग से चाहे वह ढंग बहुत विलक्षण ना हो कहना चाहते थे, उस बात को उस ढंग से कहने की पूरी सामर्थ्य इनमें थी। दास जी ऊंचे दर्जे के कवि थे। इनकी कविता के कुछ नमूने देखिए तो क्या है कि वाही घड़ी ते न सान रहे, न गुमान रहे, न रहे सुघुराई, दास न लाज को साज रहे, न रहे तन को घर काज की घाई। हया दिख साधा निवारे रहो, तबही लव भटू सब भांति भलाई, देखत कान्हे न चेत रहे, नहीं चित्त रहे, न रहे चतुराई। तो आगे अब हम नेक्स्ट कवि को पढ़ेंगे, भिखारी दास को यहीं तक समाप्त करते हैं, क्योंकि भिखारी दास की सब पंक्तियां ही हैं। ये सब अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। आगे हम नेक्स्ट कवि को देखेंगे, भूपति, जिनका नाम राजगुरु दत्ता सिंह है। ये अमेठी के राजा थे। इन्होंने संवत 1791 में श्रृंगार के दोहों की एक सतसई बनाई। उदयनाथ कबींद्र इनके यहाँ बहुत दिनों तक रहे। ये महाशय जैसे सहृदय और काव्य मर्मज्ञ थे, वैसे ही कवियों का आदर सम्मान करने वाले भी थे। जैसे कि आपको पता है कबींद्र, अभी अभी हमने बात किया है कि किसके पुत्र थे, कबींद्र कालिदास त्रिवेदी के पुत्र थे और इनके पौत्र दूल्हा थे। तो ये महाशय जैसे सहृदय और मर्मज्ञ थे, वैसे ही कवियों का सम्मान भी करने वाले थे। क्षत्रियों की वीरता भी उनमें पूरी थी। एक बार अवध के नवाब सादत खां से ये बिगड़ खड़े हुए। सादत खां ने जब इनकी गढ़ी घेरी, तब ये बाहर सादत खां के सामने बहुतों को मार काट कर गिराते हुए जंगल की ओर निकल गए। इनका उल्लेख कबींद्र ने इस प्रकार किया है। तो कबींद्र ने इनके विषय में क्या कहा है कि समर अमेठी के सरेस गुरुदत्त सिंह, सादत की सेना समर सेन शोभानी है, भनत कबींद्र काली हुलसी असीसन को, सीसन को ईस की जमात सरसानी है, तहाँ एक जोगनी शुभट खोपरी ले उड़े, सोनित पियत ताकि उपमा बखानी है, प्यालों ले चिनी को नीके जोबन तरंग मानो, रंग हेतु पिवत मजीठ मृग मुगलानी है। सतसई के अतिरिक्त भूपति जी ने कंठाभूषण और रस रत्नाकर नाम के 2 रीति ग्रंथ भी लिखे, जो कहीं देखे नहीं गए। शायद अमेठी में हो। सतसई के दोहे नीचे दिए जा रहे हैं। तो सतसई के क्या दोहे लिखे इन्होंने, घूंघट पटकी आड़ दें, हसत जबै वह दार, शशि मंडल ते कढ़ती छन, जनु पीयूष की धार, बये रसाल रसाल हैं, भरे पुहुप मकरंद, मान सान तोरत तुरत, भ्रमत मद मंद। और नेक्स्ट कवि हैं तोषनिधि। ये एक प्रसिद्ध कवि हुए। ये श्रृंगवेरपुर सिंगरौर जिला इलाहाबाद के रहने वाले चतुर्भुज शुक्ल के पुत्र थे। इन्होंने संवत 1791 में सुधानिधि नाम का एक बड़ा अच्छा रंग रस भेद और भाव भेद का बनाया। खोज में इनकी 2 पुस्तकें और मिली हैं, विनय शतक, नक्सिक। तोष जी ने काव्यांगों के बहुत अच्छे लक्षण और सरस उदाहरण दिए हैं। उठाई हुई कल्पना का अच्छा निर्वाह हुआ है और भाषा स्वाभाविक प्रवाह के साथ आगे बढ़ती है। तोष जी एक बड़े सहृदय और निपुण कवि थे। भावों का विधान सघन होने पर भी कहीं उलझा नहीं। बिहारी के समान इन्होंने भी कहीं ऊहात्मक अतियुक्ति की है, कहीं ऊहात्मक अतियुक्ति की है। कविता के कुछ नमूने नीचे दिए जाते हैं। तो क्या है नमूना, भूषण भूषित दूषणहीन, प्रवीण महारस में छवि छाई, पूरी अनेक पदार्थ ते जेहिमे परमारथ स्वार्थ पाई, औकते मुकते उलही, कवितों से अनोस भरी चतुराई, होत सबे सुख की जनिता, बनि आवत ज्यों बनिता कविताई, एक कहे हंसे उधावजु, ब्रज की जुवती तज चंद्र प्रभासी, जाय कियो कहूँ तोष प्रभु, इक प्राण प्रिया लहि कंस की दासी, जो हुत कान प्रवीण महासो हहा, मथुरा में कहा मतिनासी, जीव नहीं उबियात जबे ढिग पौढ़ती हैं कुब्जा कछुआसी। तो ये इन्होंने
उक्तियाँ कही हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट कवि को देखेंगे जो कि है नेक्स्ट कवि दलपत राय और वंशीधर। दलपति राय महाजन और वंशीधर के ब्राह्मण थे। ये वंशीधर के ब्राह्मण थे, यानी आप पढ़ रहे हैं किसे, दलपत राय और वंशीधर को। ये दलपत राय महाजन और वंशीधर ब्राह्मण थे। दोनों अहमदाबाद गुजरात के रहने वाले थे। इन लोगों ने संवत 1792 में उदयपुर के महाराणा जगत सिंह के नाम पर अलंकार रत्नाकर नामक ग्रंथ बनाया। इसका आधार महाराज जसवंत सिंह का भाषा भूषण है। इसका भाषा भूषण के साथ प्राय वही संबंध है जो कुवलयानंद का चंद्रालोक के साथ है। इस ग्रंथ में विशेषता यह है कि इसमें अलंकारों का स्वरूप समझाने का प्रयत्न किया गया। इस कार्य के लिए गद्य व्यवहृत हुआ। रीतिकाल के भीतर व्याख्या के लिए कभी कभी गद्य का उपयोग कुछ ग्रंथकारों के सम्यक निरूपण की उत्कंठा सूचित करता है। इस उत्कंठा के साथ ही साथ गद्य की उन्नति की आकांक्षा का सूत्रपात समझना चाहिए जो सैकड़ों वर्षों बाद पूरी हुई। अलंकार रत्नाकर में उदाहरणों पर अलंकार घटाकर बताए गए हैं। उदाहरण दूसरे अच्छे कवियों के भी बहुत से हैं, इससे यह अध्ययन के लिए बहुत उपयोगी है। दंडी आदि कई संस्कृत आचार्यों के उदाहरण भी लिए गए हैं। हिंदी कवियों की लंबी नामावली ऐतिहासिक खोज में बहुत उपयोगी है। कवि भी ये लोग अच्छे थे। पद्य रचना की निपुणता के अतिरिक्त इनमें भावुकता और बुद्धि वैभव दोनों है। एक कवित्व नीचे दिया जा रहा तो क्या है। अरुण हरौल नभमंडल मुलुक पर चढ़ो अक चकवे की तानिक किरिन कोर आवत ही सावत नक्षत्रा जोय धाय धाय घोर घम सान करि काम आए ठौर ठौर ससहर सेत भयो सटिक्यो सहीम ससी आमिल उलूक जाए गिरे कंदरन और। तो इस प्रकार से इन्होंने ये जो है कवित्व लिखा है। आगे है धुंध देखी अरविंद बंदी खाने ते भागने पाए पुलिंद व मलिंद मकरंद चोर। तो आज हम यहीं तक पढ़ते हैं। आगे हम इसे पार्ट 2 में देखेंगे क्योंकि इसमें कवियों की संख्या बहुत अधिक है, लगभग 40-42 कवि हैं। आज और कल मिलाकर हम रीति काल के प्रकरण 2 को कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद 2 दिन और लगेगा जिसमें हम रीतिकाल प्रकरण 3 को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम आ जाएंगे आधुनिक काल पर। तो यह सीरीज आपको कैसी लगी, ये पढ़ने में आपको कैसा लग रहा है, यह आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। क्या आपके लिए उपयोगी है ये भी हमें आप ज़रूर बताएं। वीडियो को देखने के लिए, इतने टाइम तक इसमें बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।